हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? क्या पढ़ा था? ग्रीष्ममेल का युद्ध। चलो ठीक है। राठौड़ वंश का उत्पत्ति कन्नौज के कौन से वंश से मानी जाती है? और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से मानी जाती है। संस्थापक कौन था? कब आया था? कहां से आया था? किसकी सहायता के लिए आया था? राजधानी कौन सी थी? छतरी कहां पे थी? कुल देवी कौन सी है? मूर्ति कौन लाया था? कहां से लाया था? कहां स्थापित करवाई थी? मेवानगर किसकी राजधानी थी? मालवा के कौन से राजा को हराया था? निजामुद्दीन। किसको हराया? उसकी कितनी टुकड़ियां हरा के भेजी गई थी? 13 टुकड़ियां। उनके कारण बाड़मेर क्षेत्र क्या कहलाता है? और गणगौर पर किसके गीत गाए जाते हैं? गिंदोली गाए जाते। प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी किससे की? वो प्रतिहारों की कौन सी शाखा थी? और दहेज में क्या दिया गया था? रानी चांद कंवर ने क्या बनवाई? चुंडा किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? मुगल के भाटियों के। उसने अपने बड़े बेटे को राजा नहीं बनाया। कौन था? छोटे बेटे को राजा बनाया। रणमल किसकी सहायता से राजा बना? गौरी शंकर हीराचंद ओझा मारवाड़ का पहला प्रतापी राजा किसको मानते हैं? जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की? कौन सा किला बनाया? इसकी नींव किसने लगाई? चामुंडा माता का मंदिर कब बनवाया गया? रानी जसमादी ने किसका निर्माण करवाया? दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया गया था? बहलोल लोधी। मालदेव के पिताजी का नाम? मम्मी का नाम? वो सिरोही के कौन से राजा की बेटी थी? मालदेव अपने पिता की हत्या करके राजा बनता है। मालदेव जब राजा बना तब इनके पास कितने परगने थे? कौन कौन से? राज तिलक कहां हुआ था? बाद में कितने युद्ध जीते? कितने परगने जीते? अच्छा, बीकानेर किससे छीना था? जैत सिंह के साथ कौन सा युद्ध किया था? पाहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध? कब हुआ था? जैत सिंह युद्ध में लड़ता हुआ मालदेव ने जो बीकानेर किसको दे दिया? जैत सिंह का बेटा कौन था? कल्याणमल किसके पास चला गया? एक और बंदा गया था शेरशाह के पास। वो कहां का था? उससे किस बात को लेके झगड़ा था? किससे लेके? दरिया। कौन से मुगल बादशाह ने सहायता मांगी थी? किसके खिलाफ मांगी थी? कौन सी जगह से मांगी थी? कितने दूत भेजे थे? क्या क्या नाम थे? अतका खां और रायमल सोनी। तो क्या क्या देने का वादा किया मालदेव ने? लेकिन वो किसके कहने पे विश्वास नहीं करता? मुल्ला सुर्ख कौन था? और किधर चला गया था? सिंध। किधर चला गया था? यदि दोनों थोड़ी सी समझदारी दिखा देते तो अफगानों के खिलाफ और शेरशाह सूरी का राज भारत से समाप्त कर सकते थे। गिरी सुमेल के युद्ध का एक और नाम क्या है? कब हुआ था युद्ध? किस किस के बीच में हुआ था? मालदेव और शेरशाह के साथ कौन कौन दो बंदे हैं? क्या मालदेव खुद लड़ा था क्या? तो कौन लड़ा फिर? और शेरशाह किसकी सहायता से जीता? जलाल खान जलवानी। और जीतने के बाद उसने क्या कहा? हिंदुस्तान की बादशाह। उसने आगे बढ़ के जोधपुर पे कब्जा किया और जोधपुर किसको सौंप दिया? कवास्कर। मालदेव कहां चला गया? सिवाना। सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की। लेकिन थोड़े समय बाद मालदेव जोधपुर पे वापस अधिकार कर लेता है। तो आगे इतना ही लिखवाया था और कुछ भी लिखवाया था? अच्छा हाँ, इस रिलेशन के अंदर मालदेव क्या करता है? कैसी गलतियां करता है? कूटनीतिक गलतियां करता है। पहली गलती तो ये की उसने किसको शेरशाह के पास जाने दिया? कल्याणमल और वीरमदेव। यदि नहीं जाने देता तो क्या कर सकता था? राठौड़ों का गठबंधन बना सकता था। दूसरी गलती क्या की? यदि वो शेरशाह की चालाकी में नहीं फंसता तो गिरी सुमेल का युद्ध जीत सकता था। इतनी बातें बड़ी। चलो बिना राजा चेंज के हेडिंग डालो। उम्मा दे। मैं इसको बंद कर दूं आपको आगे वालों को? इसी से होगा? डोरी खींचो तो और हो गया, तेज हो गया। उम्मा दे। मेरे को सिर के ऊपर पंखा कभी नहीं सुहा था। क्या पता क्या है? मैं रूम में भी हमेशा पढ़ा हूं तो पंखा बंद करके। नहीं ऐसी वैसी तो होते ही नहीं थे। कहां थे ऐसे? ऐसी के लिए एटीएम जाना पड़ता था। तो पर मेरे से पंखा नहीं चलता कभी। पंखा यूं बड़ा एलर्जी से देता है। उम्मा दे। क्या लिखा? लिख। जैसलमेर में एक राजा हुए थे लूणकरण भाटी। क्या नाम था? ये उनकी राजकुमारी थी। लिखो, जैसलमेर के लूणकरण भाटी की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ लूणकरण भाटी ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर के लूणकरण भाटी की राजकुमारी थी। शी वॉज प्रिंसेस ऑफ लूणकरण भाटी ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर के लूणकरण भाटी की राजकुमारी थी। यह मालदेव की रानी थी। शी वॉज क्वीन ऑफ मालदेव। यह मालदेव की रानी थी। शी वॉज क्वीन ऑफ मालदेव। लिखो एक बार फिर मैं समझा दूंगा। लिखो, भारमली नामक दासी के कारण
ड्यू टू ए कॉन्क्यूबाइन नेम्ड बाहरमली, बाहरमली नामक दासी के कारण, ड्यू टू ए कॉन्क्यूबाइन नेम्ड बाहरमली, बाहरमली नामक दासी के कारण, ड्यू टू ए कॉन्क्यूबाइन नेम्ड बाहरमली, यह मालदेव से नाराज हो गई थी। सी बिकेम अपसेट विद मालदेव, यह मालदेव से नाराज हो गई थी। शी बिकेम अपसेट विद मालदेव, शी बिकेम अपसेट विद मालदेव, यह मालदेव से नाराज हो गई थी। अतः इसे रूठी रानी कहा जाता है। सो शी इज कॉल्ड एज रूठी रानी, अतः इसे रूठी रानी कहा जाता है। सो शी इज कॉल्ड एज रूठी रानी। क्या कहा जाता है इसे? इसने अपना कुछ समय अजमेर के तारागढ़ किले में बिताया था। शी स्पेंट सम टाइम इन तारागढ़ फोर्ट ऑफ अजमेर, इसने अपना कुछ समय अजमेर के तारागढ़ किले में बिताया था। शी स्पेंट सम टाइम इन तारागढ़ फोर्ट ऑफ अजमेर, इसने अपना कुछ समय अजमेर के तारागढ़ किले में बिताया था। शी स्पेंट सम टाइम इन तारागढ़ फोर्ट ऑफ अजमेर। लेकिन बाद में केलवा चली गई थी। राजसमंद जिले में एक जगह पड़ती है केलवा, लेकिन बाद में केलवा चली गई थी। बट लेटर ऑन शी वेंट टू केलवा, लेकिन बाद में केलवा चली गई थी। बट लेटर ऑन शी वेंट टू केलवा, बाद में कहां चली गई थी? केलवा। केलवा कहां पड़ता है? तो किसकी राजकुमारी है? लोणकरण भाटे की। किसकी रानी थी? मालदेव की। किसकी, कौन सी दासी की वजह से नाराज हो गई? याद रखना, वो बारमली अलग, ये बारमली, ठीक है। और नाराज हो गई इसलिए क्या कहा जाता है? इसका मतलब रूठी रानी आपने खूब सारी भी है ना। एक वो चौहान राजा पृथ्वीराज सेकंड वाली थी, जिसके सुहाव देवी, क्या नाम था उसका? सुहाव देवी। नाम सुहाव देवी था, लेकिन पृथ्वीराज को सुहानी बंद हो गई थी, इसलिए रूठी रानी हुई होगी। बाद में इधर वाली का नाम कोमल है, पर वो कठोर थी, तभी नाराज भी वो भी। और एक तीसरे वाली कौन सी है आपकी? उमा देवी। तो अपने खूब सारी रूठी रानियां हुई है। जब जी में आता तब क्या हो जाती? रूठ जाया करती, नाराज हो जाती। इसलिए लड़कों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब राजाओं से नहीं संभली तो तुमसे तो कैसे संभल सकते हो? तो बारमली नामक दासी का नाराज होगी, इसलिए क्या कहा जाता है? कई दिन तो कहां पे रही थी? अजमेर के। और बाद में केलवा, ननिहाल हुआ करता था इसका, ननिहाल चली गई थी। हुआ क्या था कि मालदेव ने जब 52 युद्ध जीते तो उसने आसपास में सब जगह पे अटैक किए। हमने पढ़ा कि उसने जैसलमेर पे अटैक किया था और जैसलमेर वालों से फलोदी छीन लिया था। क्या छीन लिया था? तो जब उसने इधर जैसलमेर की तरफ अटैक किए तो जैसलमेर वालों को लगा पार पड़ेगी नहीं इसके खिलाफ। यदि इसके खिलाफ लड़ने के लिए गए तो वैसे मारेगा ही। जैसलमेर का राजा था लूणकरण बाटी। राजा कौन था? लूणकरण बाटी। तो उनको लगा यार पार तो इसके खिलाफ पड़नी नहीं है, तो क्या किया जाए? तो जैसलमेर वालों ने जैसे तैसे ये फलोदी वाले इलाके देके संधि कर ली कि भाई रे तू ये ले ले, हमसे फलोदी ले ले और हमसे लड़ाई मत कर। उसको लगा ठीक है यार, बिना पैसे दिए बिना लड़ाई के कुछ भी मिल रहा है, उसको लेके वापस आ गया। जब मालदेव वापस आ गया फलोदी लेके, तो जैसलमेर वालों ने सोचा कि एक बार वो बिना लड़े फलोदी लेके चला गया, ये इस बात की गारंटी थोड़ी है कि अगली बार नहीं आएगा। हमने पढ़ा था गुजरात वाला बहादुर सा रणथंभोर लेके चला गया था, अगले साल वापस आ गया था। ये तो शेर के मुंह में खून लगना है, अगली बार वापस आएगा तो परमानेंट इलाज देखना पड़ेगा कोई ना कोई। तो किसी ने कहा परमानेंट इलाज तो लड़ाई है, मालदेव के साथ लड़ाई कर लें, युद्ध कर लें। तो कोई उनमें से बीच में से बोला कि फिर तो अपना परमानेंट इलाज हो जाएगा, फिर मालदेव कर जाएगा अपना इलाज ढंग से। तो क्या किया जाए? तो लूणकरण भाटी की राजकुमारी थी और राजकुमारी का नाम था उमादे। बेहद सुंदर राजकुमारी थी, कई राजा और राजकुमार उसे शादी करना चाहते थे। तो किसी ने कहा यार उमादे के लिए अच्छा राजा चाहिए, अपने को अच्छा राजकुमार चाहिए, और हमें नहीं लगता कि इस समय भारत में, पूरे भारतवर्ष में मालदेव से अच्छा हिंदू राजा है, तो अपने उमादे की शादी मालदेव के साथ कर देते हैं। एक तो अच्छा राजा मिल जाएगा, जवाई मिल जाएगा अपने को, और जब मालदेव अपना जवाई बन जाएगा तो आक्रमण का खतरा भी क्या हो जाएगा? समाप्त। एक तीर से दो शिकार। तो उमादे का रिश्ता मालदेव के पास भेजा गया कि भाई जैसलमेर वाले राजकुमारी उमादे की शादी आपसे करना चाहते हैं, क्या आप तैयार है? उसने कहा हो, कब करनी है बताओ। आप कहोगे उस दिन तैयार हूं मैं। तो लगन मुहूर्त समय देखे गए सब, और तय समय पर, नियत समय पे मालदेव जी की बारात जैसलमेर गई। पता मालदेव लंबी चौड़ी बारात लेके गया था, क्यों? जब मालदेव की बारात देखने के लिए जैसलमेर के अंदर भीड़ उमड़ गई थी कि कितने हाथी आए, कितने घोड़े आए, कितने ऊंट आए। और गांव में वैसे भी बारात देखने का फैशन होता है। महिलाएं तो विशेषकर घरों की छतों पर चढ़ जाती है, महिलाएं और बच्चे घरों की छतों पे चढ़ चढ़ कर वहां से बारात देखते रहते हैं। अब चूंकि गांव में पर्दा प्रथा है, सीधे सीधे तो आप छत पे बिना घूंघट के चढ़ नहीं सकते, इसलिए महिला घूंघट लेके चढ़ेगी, साथ घूंघट के साथ चढ़ेगी। अब घूंघट में तो दिखे कैसे? बाद में दूरबीन बनाती है, एक साइड से पल्लू ऊंचा करके। मुझे लगा ये वाला दूरबीन सही लाई तुम्हें एकदम। तो मालदेव जी की बारात को देखने के लिए वैसे लोग इकट्ठे हुए थे। मालदेव जी की बारात पहुंची अपनी जगह पे। पहले गांव के अंदर एक और रिवाज हुआ करता, अब जाके थोड़े थोड़े खत्म हुए, कि जहां बारात रुका करती थी, जो बारात का डेरा होता है, डेरा समझते हो, जहां पे बारात है रुकती, राजकीय प्राथमिक विद्यालय वहीं रुकती है भाई बारात, है ना। ये मैरिज गार्डन ये यहाँ आके देखे, वरना राजकीय प्राथमिक विद्यालय में रुकती थी, स्कूल की होती थी छुट्टी,
तावर कल छुट्टी है क्यों कि कल बारात आएगी अपने। तावर दो बातों से राजी होते, एक तो छुट्टी मिल गई, दूसरा है कि कल लड्डू मिलेंगे, बूंदी मिलेगी थोड़ी बहुत, उसमें भी राजी हो जाया करते। तो मालदेव जी राजा थे, तो उनकी बारात कहीं ढंग की जगह रोकी होगी भाई, तो डेरा डेरा जो होता है, तो गांव की महिलाएं वो डेरा देखने जाती है कि दूल्हा कहाँ रुका हुआ है, बारात कहाँ रुका हुआ है। उस समय गीत गाया जाता है, इस गीत को बोलते हैं जल्ला। क्या बोलते हैं? तो याद रखना, कोई पूछेगा कि जल्ला क्या है, कि बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं द्वारा जो गाया जाने वाला गीत होता है, उस गीत को क्या बोलते हैं? लिख लो, लिखो इसे में जल्ला बॉक्स में बंद कर देना आपने। जल्ला, महिलाएं बारात का डेरा देखने जाते समय यह गीत गाती है। विमेन सिंग दिस सॉन्ग व्हेन दे गो टू वॉच कैंप ऑफ बारात। महिलाएं बारात का डेरा देखने जाते समय यह गीत गाती है। विमेन सिंग दिस सॉन्ग व्हेन दे गो टू वॉच कैंप ऑफ बारात। महिलाएं बारात का डेरा देखने जाते समय यह गीत गाती है। विमेन सिंग दिस सॉन्ग व्हेन दे गो टू वॉच कैंप ऑफ बारात। बारात का कैंप कहां लगा हुआ है, बारात का डेरा कहां लगा हुआ है, उसको देखने जाते समय जो गीत गाती है, उस गीत को क्या बोलते हैं? बॉक्स में बंद कर लो। कोई पूछेगा जल्ला क्या है? गरासिया महिला के नाक का एक आभूषण, मंगल ग्रह पर भेजा गया एक छोटा उपग्रह। आपको लगा सैटेलाइट है, पक्का करंट का सवाल है, मैं पढ़ के नहीं आया, जलता हुआ गया होगा ऊपर की तरफ, इसलिए नाम जल्ला इसका ना। जल्ला एक गीत है। जल्ला क्या है? तो स्टार लगाओ, इसके पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। इस बार एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का ऑप्शन ये था, आणो आणो वाला क्वेश्चन पूछ रखा था, आणो उसमें एक ऑप्शन ये था। और आप नोटिस किया करें, कभी आरपीएससी किसी एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देती है, 2 साल बाद उन ऑप्शन को क्वेश्चन बना देती है, तो संभावना ज्यादा रहती है कि इस प्रकार के सवाल वहां से निकल के आए। तो भाई जैसलमेर की सारी महिलाएं तो कौन सा गीत गाते हुए मालदेव जी की बारात देखने चली गई, पर उमा दे तो दुल्हन थी, दुल्हन तो घर से बाहर निकल नहीं सकती, अब वो अंदर बैठी अपने, पर उसके पास सूचनाएं आए, उसकी सहेलियां नौकरानियां सब आके बता, अरे तुम्हारी बारात क्या शानदार आई है, इतने हाथी आए, इतने घोड़े आए, इतने बाराती आए, वहां पे रुकी हुई है, मालदेव जी इतने फूट रहे लग रहे हैं। उमा दे के भी मन में तरंग उमंगे उठे, मेरी बारात देखूं, मेरा दुल्हा कैसा दिखाई दे रहा है वो देखूं, पर बेचारी वहां घर के अंदर बैठी बैठी कैसे देखे जैसलमेर के किले में। आज वाला टाइम होता तो क्या पता उमा दे मालदेव के पास मैसेज भी कर देती, है ना, प्लीज सेंड सम पिक्स ऑफ योर डेरा। मालदेव जी वापस कर देते, ये मैं हूं, ये हमारी बारात रही, हमारी पार्टी हो रही है। पर ऐसा नहीं कर सकती थी वो, तो उसका लगा क्या किया जाए, तो जैसलमेर के किले के ऊपर चढ़ते हैं, कि भाई किला तो ऊंचे, सबसे ऊंचा किला होता है, किले से नीचे सब कुछ दिखाई देगा, तो किले के ऊपर चढ़ते हैं, किले के ऊपर चढ़ के देखते नीचे क्या है। जब वो किले के ऊपर चढ़ रही थी तो सीढ़ियों के पास में कमरा था, और उस कमरे में जोर जोर से लड़ने की आवाज आ रही थी। उसने कान लगाई, यार बारात ब्याह वाले घर में लड़ाई की बात है, कान लगाए तो उसके मम्मी पापा आपस में लड़ रहे थे, और लूणकरण जी अपनी रानी को कह रहे थे कि आज मालदेव जैसे ही फेरों के अंदर आएगा मैं मालदेव को मार दूंगा। पर वो रानी गरीब, मार कैसे दोगे, ये अपना जमाई है, और लूणकरण जी इनका काय का जमाई है, थोड़े दिन पहले अपने पे आक्रमण किया था, और ये तो डर के मारे इसको बेटी देनी पड़ रही है, वरना इसका तो मैं मुंह नहीं देखूं। अब ये वैसे तो मरेगा नहीं, युद्ध में तो इसको मार नहीं सकते, आज मौका है, आज ये फेरों में आएगा, और फेरों में आएगा तब अकेला होकर मैं इसको मारूंगा, तो बेटी का भविष्य क्या होगा बाद में, का सती कर देंगे, इसको मारेंगे पर आज। और उसने कहा मत करो ऐसे, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, लूणकरण जी का पहले तेरे को मारूंगा मैं आज, यदि ये बात खुल गई ना कहीं पे तो देख लेना। उस बेचारी क्या बोलती है अपनी पति के सामने, उसने कहा डाकी तेरे जो जी में है वो कर। पर उमादे ने जब ये बात सुनी तो उमादे का यूं मन में झाल झाल उठी। अब उसके सामने स्थितियां 2 प्रकार की, एक तरफ उसके पिता है जो मालदेव को मारना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो मालदेव है वो उसका होने वाला पति। उसे लगा कि मैं पति का साथ दूं या पिता का साथ दूं, फिर उसे लगता है कि हिंदू धर्म कहता है कि सगाई अपने आप में आधा विवाह है, मालदेव जी के साथ मेरी सगाई तो हो ही रखी है। और उसने अपनी एक नौकरानी के हाथ मालदेव जी के पास संदेश भिजवाया कि मालदेव जी आज जब फेरों के अंदर आओ तो थोड़े से सावधान रहना, चौकस रहना, थोड़ा बी अवेयर, यहां पर आपके साथ में कोई ना कोई घात की जा सकती है, धोखा किया जा सकता है आपके साथ। मालदेव जी ने लेटर पढ़ा, मालदेव जी ने कहा थैंक यू उमा दे, पहली बात तो मैं तुम्हारे बाप से वैसे नहीं मरता, मैं मार दूं पटक के उसको, पर फिर भी तुमने मैसेज कर दिया उसके लिए थोड़ा ठीक है। मालदेव जी ने अपने साथ जो बारात गई हुई थी जोधपुर से, उस बारात में से 2 डंके डंके बाराती छांटे जो दिल्ली सुबह शाम जिम जाया करते थे, और उन्होंने कहा कि तुम दोनों का एक ही काम है कि लूणकरण फेरों में आना ही नहीं चाहिए, लूणकरण को फेरों से पहले ही रोक लिया जाए। उनका ठीक है। मालदेव जी वहां फेरों के लिए आए तो पहले कई देर तो महिलाएं लगा देती है, और तोरण वोरण मारते हैं तो महिलाएं पता नहीं क्या क्या वहां करती रहती है, तो मालदेव जी कई टाइम तो वहां, अरे वहां कभी नोटिस किया करो, वहां कई जोरदार चीजें होती है, वहां दूल्हे को एक तो दिखाते हैं शीशा, कांच दिखाते, और गांव वाले दूल्हों को क्या हो जाता है, पहले सिखा के भेजते हैं तेरे को महिलाएं कांच दिखाएगी, और जब कांच दिखाए तो तू यूं कर लेना, साइड में कर लेना, आंखें बंद करना, इसका मतलब है जो दिखाई देता है। जैसे आप किसी पे कांच मारोगे तो आंखों पे रिफ्लेक्शन बनता है ना, अब यदि कांच मारा और तू उसके सामने देख रहा है, बाल बना लेता हूं इसमें या नहीं, उसके सामने मुंह फाड़ रहा है, इसका मतलब तेरे को दिखाई नहीं देता है, तेरी आंखें खराब है, इसलिए साइड में कर लेना। एक वो झुनझुना सा लेके आती है, कान के पास बजाती है, इसका मतलब है तुम्हें कान से सुनाई भी दे, तुम कहना अरे क्या तरीका है, कान फोड़ दोगे क्या, तुम्हें महिलाओं को विश्वास हो जाएगा कि तेरे कान भी सही। फिर वो कभी यूं ऊंचा नापती है, कभी इधर से नीचे नाप, बोले नाप जोक करके अंदर लिया जाए वह बंदे को।
तो कई देर तो मालदेव जी को उन्होंने टाइम लगाया, मालदेव जी फेरों में जाके बैठे। फिर गांव में वो और परंपरा है कि फेरों में एक ही आदमी जाएगा, फेरों में आपके साथ कोई दूसरा आदमी। अब तो फिर भी थोड़े थोड़े इस मामलों में समझदारी आ गई। पहले क्या, गांव में जब लड़की की शादी होती और जैसे घर पे बारात आने वाली है, उससे पहले दिन लड़की के सारे जो भाई होते वो बैठ के प्लानिंग करते कि कल जो दूल्हे के साथ आएंगे उनको कैसे कूटना है, और एक आधे को पक्का कूटा करते थे, क्योंकि जो दूल्हे के दोस्त हुआ करते उनका एक ही लक्ष्य हुआ करता कि हमें जैसे तैसे करके घर के अंदर घुसना है, और लड़की के भाइयों का एक ही उद्देश्य होता कि इनमें किसी का माथा फोड़ना है आज। तो यूं एक एक में नजर रखा करते, अच्छा ये थोड़ा तिरछा तिरछा चल रहा है, इसको ले दोगे साइड के अंदर। पहले फोन वोन भी नहीं हुआ करते, साइड में बाढ़ के ले जाके इसको कूट दिया, पता ही नहीं चलता था। तो मालदेव जी अकेले जाके फेरों के अंदर बैठे, मालदेव जी फेरों में बैठे तो लूणकरण जी पीछे पीछे भागे जाने लगे, फेरों में गया, फेरों में जाके मार दूंगा अकेला वहां पे। तो दो बॉडी बिल्डर भाई बाहर ही बैठे, उनका लूणकरण जी किधर, कहां जा रहे हो, अरे यहाँ आके बैठो, इतनी दूर से बारात आई है, ये तो नहीं साथ में दो हता ही करें, दो फेंक बनाओ। लूणकरण जी, लूणकरण जी का नहीं 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 नहीं, आज मेरे को बहुत ज्यादा काम है, मैं नहीं बैठ सकता। क्या काम है, राजा हो यार, काम करने वाले 100 लोग होते हैं, कोई काम कर लेगा। लूणकरण जी को लगा अरे भी जाने तो नहीं, बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ चुपचाप। तो लूणकरण जी के और तो कुछ दिमाग में आया नहीं, उन्होंने कहा कि अरे मेरे को अंदर काम है यार, मुझे कन्यादान करना है। बकवास नहीं, कन्यादान कोई कर देता है, तुम्हारा भाई कर देगा, तुम्हारा बेटा कर देगा, चुपचाप यहाँ बैठा रहे, एक बार भी खड़ा हुआ तो देख लेना। लूणकरण जी की बात समझ में आ गई कि इनको समझ बात तो पता चल चुकी है, मेरे को अंदर तो जाने नहीं। और ये भी कभी आप नोटिस करना है, ये भी मैंने या तो फिल्मों में देखा या शहरों के अंदर आके देखा कि यहाँ पे कन्यादान पिताजी को ही करना पड़ता है, वरना गांव में पंडित जी किससे कन्यादान करवा देते हैं पंडित जी को नहीं पता होता। जो घूम रहा है, कोई भाई घूम रहा है, चाचा ताऊ दादा दादी जो दिखे उससे कन्यादान करवा लिए। मैंने ये यहाँ फिल्मों में देखा या यहाँ आके देखा, आपके शहरों के अंदर आके देखा कि एक तो लड़की के भाई भी लड़की की शादी में तैयार होते हैं, मतलब लड़की के भाई भी नए कपड़े पहनते हैं। वह हमारे गांव में मेरी बहन की शादी और मैं नए कपड़े पहन लू, घर वाले कूट दे, ब्याह तेरे हुए नहीं, मेरा तो नहीं है, तो तू बीन बन के क्यों घूम रहा है। यहां देखा, यहां मतलब हल्दी वाले दिन पीले कपड़े, अरे वहां हल्दी वाली खुद की लगी रहती है, पीले ही रहते हैं, दूसरे अगले दिन अलग कपड़े, बारात आई उस दिन तो पता नहीं कैसे किस बात के कपड़े पहन के खड़े रहते हैं। वरना मेरे को याद है 2013 के आसपास मेरे सिस्टर की शादी थी, तो मैं 3 दिन एक ही सूट में घुमा था। सूट ही क्या है, वो लोअर टी शर्ट के अंदर में घूम रहा था 3 दिन तक, तो नहाने का टाइम ही नहीं था, और आपको टाइम ही नहीं मिलता। और मैं कहता हूं पहन भी ले कि चलो, उस टाइम मैं सोचता हूं यार होगा नहीं अपने पास सूट, इसलिए नहीं पहना होगा, आज है तो अपने पहन ले तो क्या हो जाए, तो आज पहन ले। तो ऐसे ऐसे खोर ले काम करवाते हैं डोकरे कि मान लो मैंने जोधपुरी कोट पैंट पहन रखा है और मैं ऊपर तक बटन बंद करके खड़ा हूं कहीं साइड में, इतने में कोई ताऊजी टाइप का आदमी आएगा, ला कड़ाई आदमी कितना बुरा लगे यार, जोधपुरी कोट पैंट में कड़ाई लिया हुआ, उठाई हुई कड़ाई चल रहा है उधर से। कोई और आकर चला भट्टी खोद रहा है, भट्टी खोद रहे हैं, कोई टेंट लगा रहे हैं वहां पे साइड में। तो ये शहरों वालों के लिए आपके लिए अच्छा है भाई, यूं बहन की शादी में आप तैयार हो जाते हो, वरना बहन की शादी में तो 3-4 दिन तो सोने का टाइम नहीं मिलता। अब तो फिर भी थोड़ी बहुत स्थितियां सुधरी है, पहले 2 काम तो मेरे को अब भी याद आते हैं। पहले क्या, मिठाई के नाम पे होते ही लाडू बूंदी थे, तीसरी मिठाई होती ही नहीं थी गांव के अंदर। अब उसमें भी गांव में कंजूस का रुपए ही कम हुआ करते, इसलिए हलवाई को कहते कि तू खाली बूंदी बना दे, लाडू तो लाडू हम बना लेंगे, इसलिए हलवाई केवल बूंदी बना के जाता। बाद में घर के सब टापरों को लगाते, भाई रे सारे दिन वो बूंदी ले लेके ऐसे उनसे लाडू बनाते, ये भूखे रह जाया करते, मतलब जिम से इतने नहीं होते टाइट, इससे उतने हुआ करते। फिर भी टापर उसमें हम राजी थे कि नहीं बनाएंगे सारे दिन, क्यों बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम में थोड़े थोड़े बूंदिया खाने का मौका मिलता रहेगा। बूंदिया कहां पड़े थे जी, मिठाइयों के नाम पे घर में होते थे पीले चावल बनते, वो कोई शादी ब्याह बाहर त्योहार या कोई घर में कोई जमाई पावन आ जाए तो चावल बनाया करते थे, और चावल सबसे बड़ी मिठाई हुआ करती थी। वरना मिठाई के नाम पे गुड़ और चीनी थे, यदि रसोई का ताला खुला रह जाता उस दिन टाबर चीनी खा जाते सारी, चीनी नहीं छोड़ते उस दिन। ये 2005 के बाद में या 2000 के बाद वाली जो पीढ़ी है, ये इन चीजों को फील नहीं कर पाएगी, ये चीजें अभाव वाली जिंदगी नहीं देखी। उससे पहले वालों ने, ज्यादातर लोगों ने इस प्रकार की चीजें देखी होगी। ये बड़ा यूं जोरदार से कांड हो जाया करते गांव के अंदर की, रसोई का गेट खुला रह गया, आज चीनी सारी खा जाएंगे, अभी भी खा जाते हो भगवान सर अभी भी खाए जाते हैं चीनी, तो वो बात है भाई की। और फिर और कभी गांव में नोटिस किया करो, गांव में
जैसे काम करना होता ना कोई, तो ये श्रृंखला बनाते हैं आगे। ये सारे बैठे हैं, घर वाले बाहर बैठे हैं, कोई फूफा जी टाइप का है ना, जीजा जी टाइप का कोई बंदा आगे, तो उसके लिए चाय लानी है, तो दादाजी पहले ताऊ जी कहेंगे चा ले, और ताऊ जी अपने पापा को चा, पापा बाद में आगे चाचा जी किसी अरे चा ले, चा बटा हुआ है चाचा, मतलब 10 एक लोग एक दूसरे को ऑर्डर देंगे लेने के लिए, एक सिंगल आदमी नहीं जाएगा, आगे से आगे यूं आदेश दिए जाएंगे। फिर फाइनली बापड़ा जो सबसे जूनियर होगा उसकी गिरा आती है, वो देखता है मेरे से छोटा कोई है कि ना, कोई नहीं है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो बात वैसे वैसे यूं होता है, तो आप नए कपड़े पहन के तैयार होकर वैसे नहीं बैठ सकते, कुछ ही काम करवा ले गाँव में। तो मालदेव जी भाई अंदर फेरों के अंदर जाके बैठे, लुणकरण जी को उन्होंने बाहर बिठा लिया, मालदेव जी के आराम से निर्विघ्न फेरे संपन्न हुए। फेरों में अब कोई उनको मारने वाला कौन था, लुणकरण तो खुद ही बाहर बैठा हुआ था। अगले दिन विदाई हुई, तो जब राजाओं की शादियां हुआ करती, जब रानियां विदाई हुआ करती थी, रानियों की राजकुमारियों की विदाई होती, तो राजकुमारियों के साथ में काम करने के लिए कुछ लड़कियां हुआ करती। भाई राजकुमारी वहां जाकर खुद काम थोड़ी करेगी, तो उसके साथ में कुछ लड़कियां दी जाती। जब उमादे के साथ के अंदर वो नौकरानियां दी जा रही थी, तो उमादे ने कहा कि भारमली को मेरे साथ भेजो। भारमली उमादे की सहेली थी। भारमली के बारे में कहा जाता है कि भारमली जब पैदा हुई थी, पैदा होते उसके घर वालों ने फेंक दिया था, पता ही नहीं था उसके माँ बाप कौन थे। अभी भी कई बार आप अखबार के अंदर पढ़ते हो कि अस्पताल के अंदर छोड़ भागी कन्या को माता और पिता, है ना। अभी तक समाज सुधरा थोड़ी है इन मामलों में, अभी तक भी अखबार के अंदर कई बार आ जाता है कि सड़क किनारे मिली नवजात कन्या, कि बच्चे भी बच्चे होते सड़क के किनारे छोड़ के चले गए। अब तो क्या होता है, मान लो आप कोचिंग आ रहे हो सुबह सुबह और आपको इस प्रकार की कोई बच्ची मिल जाए, आप क्या करोगे, आप हॉस्पिटल फोन करोगे, आप पुलिस को फोन करोगे, सर ये बच्ची मिली है। पहले हॉस्पिटल भी राजा हुआ करता था, पुलिस भी राजा ही हुआ करता। तो जिस किसी को बच्ची मिली उसने लुणकरण जी को ले जाके थमा दी, भाई राजा तुम्हारे राज्य में एक बच्ची पड़ी हुई मिली। राजा ने उस बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया था, भारमली नाम रखा उसका। उमादे के साथ की थी, उमादे की हम उम्र थी, उसके साथ में पली बड़ी, उमादे की अच्छी सहेली बन गई वो। तो उमादे ने अपने पिताजी से कहा कि मेरे साथ जो लड़कियां भेजी जा रही है उनमें एक उमादे को भी भेजो, भारमली को मेरे साथ भारमली को भी भेजो, ताकि कम से कम मेरा मन तो लगा रहे वहां, मैं बातचीत तो करूं किसी से। तो पिताजी ने कहा भाई ठीक है, उमादे के साथ में कौन भेज दी जाए, बाहर। शाम को सुहागरात वाले दिन मालदेव जी थोड़े टाइम पे ही आ गए अपने कमरे के अंदर। उमादेव रानी थे, अपना श्रृंगार विरंगार कर रहे थे। किसी ने आगे न्यूज दी भाई मालदेव जी अपने महल में पधार गए। उमादेव को लगा भाई मैं श्रृंगार वगैरह करूंगी, मुझे टाइम लगेगा। भारमली पास बैठी थी, उसने भारमली कहा कि भारमली तू एक बार जाके कह दे कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। भारमली सुंदर थी, मालदेव जी नशे में थे। इस बात का पता उमादेव को चलता है, उमादेव ने कहा लिचड़ आदमी, इस आदमी का मुंह तो मेरे से आज देखा जाए कल देखा जाए। वो महिला इस बात से नाराज होकर गई, उसने अपनी पूरी जिंदगी बाद मालदेव का मुंह नहीं देखा। इसलिए उमादेव को किस नाम से जाना जाता है, रूठी रानी। कहते कई दिन अजमेर वाले तारागढ़ के अंदर रहे थे। बाद में तारागढ़ के अंदर जब शेरशाह सूरी वाला हमला हुआ था, कल मैंने आपको बताया था कि शेरशाह सूरी वाला हमला हुआ तो पहले यह कहा था कि अजमेर लड़ेंगे, मैं बात बता रहा था। तो जब ये बात है ना अजमेर लड़ेंगे, तो उमादेव मालदेव के पास मैसेज करती है कि मालदेव जी मेरे को समाचार मिले हैं कि शेरशाह सूरी का आक्रमण होने वाला है और अजमेर में लड़ने की बात की जा रही है, तो मैं यहां लड़ने के लिए तैयार हूं, आप सेना भेज दीजिए, सेनापति मैं बन जाऊंगी, आपको आने की कोई भी आवश्यकता नहीं। पर मालदेव ने तब वापस समाचार किया कि नहीं, हम अजमेर नहीं लड़ेंगे, हम तो जेता के गांव में लड़ेंगे। वो गांव कौन सा है, जेता, और हम अजमेर खाली करेंगे, कि वरना अजमेर की आप लोगों की सुरक्षा के लिए सेना लगानी पड़ेगी। वो सेना हम वहां नहीं लगाएंगे, वो सेना भी जेतारण में लगाएंगे, इसलिए आप भी अजमेर खाली करके वापस आ जाएगी। वो वापस जोधपुर तो आई नहीं, जोधपुर के पास में गांव पड़ता था कोसाना, कोसाना गांव पड़ता था, उस गांव के अंदर आके रुक गई थी, कई दिन वहां पे रही थी। फाइनली बाद में युद्ध वगैरह खत्म हो गए, मालदेव जी ने जब जोधपुर पे वापस कब्जा कर लिया था, तो फिर उसका ननिहाल पड़ता था केलवा, केलवा चली गई थी। मालदेव की एक और किसी रानी से एक बेटा हुआ था, राम सिंह। कौन बेटा हुआ था, उस राम सिंह उसने गोद ले लिया था और वहां केलवा के अंदर ही रहती थी। बाद में जब मालदेव जी की डेथ हुई तो केलवा समाचार पहुंचे उमादेव के पास में कि भाई मालदेव जी की डेथ हो गई। उमादेव सती हो जाती है। उमादेव ने कहा भाई वो आदमी सही नहीं था, उस आदमी ने अपने पति होने का धर्म नहीं निभाया, एक पत्नी के साथ कैसे पेश आते हैं वो आदमी ये नहीं जानता था। पर मैं मेरा कर्तव्य क्यों त्यागूं, मेरी जो ड्यूटी बनती है उस ड्यूटी का तो पालन किया जाए। मुझे उस दिन गुस्सा था, मैंने कहा था मैं उस आदमी का मुंह नहीं देखूंगी, मैंने पूरी जिंदगी उस आदमी का मुंह दोबारा नहीं देखा। लेकिन अब चूंकि वो मर चुका है, मेरा जो कर्तव्य बनता है कि मैं उसके साथ सती हो जाऊं, तो उमादेव बाद में सती हो गई थी। तो वास्तव में इनकी कहानी तो इतनी है उमादेव पर। कहते हैं उमादेव जब यहाँ कोसाना के अंदर रहा करती थी, बीच में कई दिन उस गांव में रही, तो मालदेव जी को एक बार अपनी गलती का एहसास हुआ और मालदेव जी को लगा कि नहीं यार, उमादेव को वापस बुलाना चाहिए, मैंने गलती की। तो मालदेव जी के दरबार में एक बहुत अच्छे राइटर हुए, जिन राइटर का नाम था ईसरदास जी। क्या नाम था राइटर का, ईसरदास जी नाम करके एक राइटर हुए। और मालदेव जी ने ईसरदास जी को कहा कि ईसरदास जी आप तो कवि आदमी हो, आप जाओ और जाके उमादेव को मना के लेके आओ। ईसरदास जी गए, उन्होंने उमादेव को जाके समझाया कि रानी उमादेव, मालदेव जी खुद चला के तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें जोधपुर चलना चाहिए, तुम जोधपुर की पटरानी हो, तुम ऐसे इस गांव के अंदर आके क्यों बैठी हुई हो। और उमादेव ने कहा कि नहीं, अरे मन धागा प्रेम का मत तोड़ो, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये प्रेम का धागा है, पहली बात तो टूटना ही नहीं चाहिए, टूट जाए उसके बाद भी जोड़ने की कोशिश करते तो गांठ रहती है। मेरा मालदेव से मन फट गया और अब मेरे से मालदेव के साथ में नहीं रहा जाएगा, और मैं चली भी गई तो मेरा मन तो वहां पे मानेगा नहीं, मेरा स्वाभिमान हमेशा यूं लगेगा कि कुचल दिया गया। ईसरदास जी ने वापस समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, आपको पटरानी बनाया जाएगा, मालदेव आपसे माफी मांगने के लिए तैयार है, आप वहां सर्वोच्च शक्ति होंगे, आप सारे डिसीजन लेंगे जोधपुर के। उसने कहा बाकी सब चीजें छोड़ो, पर मैं वहां जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे,
कि पहले तो मुंह फुला के चली गई थी और मालदेव ने मनाया तो वापस आ गई। इस सरदार जी ने कहा किसकी औकात आपको कहे जोधपुर की पटरानी के, आप चलो, मैं गारंटी लेता हूं आपको कोई भी किसी भी प्रकार से सेल्फ रिस्पेक्ट को आपकी हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, आप चलो मेरे साथ। वो वहां से उमा दे रवाना होती है सरदार जी के साथ में। जब जोधपुर के पास आने वाली थी, जोधपुर में समाचार पहुंचेगी उमा दे वापस आ रही है, तो पूरा जोधपुर उमड़ा कि हमारी पटरानी वापस आ रही है स्वागत करने के लिए। ये बात बाकी रानियों को भी पता चली कि उमा दे आ रही है। बाकी रानियां जानती थी कि यदि उमा दे आ गई तो उनकी चवन्नी बंद है, उनको कौन पूछेगा बाद में यहाँ पे। तो बाकी रानियों ने एक और कवि हुआ करते, इस सरदार जी के अंकल हुआ करते, आसानंद जी, क्या नाम था, आसानंद जी नाम करके एक और कवि हुआ करते। उन आसानंद जी को जाके कहा कि आसानंद जी, क्या आपको नहीं लगता कि एक महिला नाराज होकर एक बार चली गई उसको वापस आना चाहिए? आसानंद जी ने कहा ना, कोई मतलब ही नहीं है, महिला की भी तो रेस्पेक्ट होती है, क्यों आ जाए वापस? तो उमा दे तो वापस आ रही। आसानंद जी ने कहा मैं देख लूंगा। और आसानंद जी गांव के बाहर जा खड़े हो गए, जोधपुर के बाहर जा खड़े हो गए। और जैसे उमा दे की पालकी पास में, पहले पालकियों में आती रानियां बैठ के, पालकी पास में ही, तब आसानंद जी ने जोर जोर से दोहे बोले कि मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तज मान, दो दो गेंद ने बंद हु एक एक खंबू ठाण। मान रखे तो पीऊ तज, मान मतलब इज्जत सम्मान, मान रखे यदि तुझे इज्जत रखनी है तो पीऊ तज, पीऊ का मतलब होता है पति, तो पति त्याग दे। पीऊ रखा है तजमान, और यदि पीऊ रखना है, पति रखना है, तो इज्जत छोड़ दे। आज उमा दे की इज्जत है, इस बात से इज्जत है कि लोग कहते हैं कि उमा दे वो रानी है जिसने मालदेव जैसे बड़े राजा को ठोकर मार दी। उमा दे वो रानी है जिसने मालदेव की गलती को भी स्वीकार नहीं किया। इस नव कोटि मारवाड़ के राजा के ठोकर मार के, इसके महलों के सुख वैभव को छोड़ के अकेली रहनी उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा के पास रहना उसने स्वीकार नहीं। तुम्हारी इज्जत है, लोग बातें करते हैं तुम्हारी कि रानी हो तो किसके जैसी हो? उमा दे जैसी हो। जो नाराजी हो अपने पति से तो उमा दे की तरह नाराज हो, जिसने दोबारा कभी मुंह ही नहीं देखा। तुम मालदेव के पास आ जाओगी तो तुम्हें पति तो मिल जाएगा, ये महल मिलेंगे, सुख वैभव मिलेगा, तुम जोधपुर की पटरानी बनोगी, लेकिन रानी उमा दे इज्जत नहीं है उसके बाद। दो दो गेंद ने बंद हु, गेंद का मतलब होता है हाथी, गेंद का मतलब क्या होता है? दो दो गेंद ने बंद हु, दो हाथियों को नहीं बांध सकते। एक एक खंबू उठान, एक ही जगह पे दो हाथियों को बांध के नहीं रखा जा सकता, आपस में लड़ेंगे। उसी प्रकार इज्जत और पति दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो मिलेगी इज्जत और या क्या मिलेगा? उमा दे ने कहा अपने को चाहिए फुल इज्जत, पति मिले भले ही ना मिले। तो उमा दे वापस चले गए थे, उसके बाद उमा दे आए नहीं थे। तो उमा दे को मना के लाने वाला कोई आदमी था, तो वो कौन था? वापस भेजने वाला कोई था। तो अब उमा दे तो चले गए, ठीक है, उमा दे का किस्सा तो मैंने जो सुना दिया वो है, पर भारमली तो रह गई। भारमली तो मालदेव के पास ही रह गई। एक दिन रात का सा टाइम और जैसलमेर की तरफ बिजलियां चमके भयंकर वाली, और भारमली एक टक उधर देखे। तो मालदेव जी ने पूछा कि कैसे पीहर की याद आ रही है? और भारमली रोई। भारमली का याद कैसे नहीं आए? मेरा पीहर था जैसलमेर, मैं वहां पली बड़ी खेली कूदी, वो जगह मुझे याद नहीं आएगी, किसको याद आएगी? तो मालदेव जी ने कहा ठीक है, तो कल जाके आ जा, मिल के आ जा वहां पे। और उसने कहा किससे मिल के आऊं? वहां जाते जैसलमेर वाले क्या कहेंगे कि हमारी राजकुमारी का घर तोड़ के आ गई और मेरी वजह से ये सब हुआ है, मैं वहां जाऊंगी तो जैसलमेर वाले कैसे स्वीकार कर लेंगे? मालदेव को बड़ा बुरा लगा। मालदेव लगा गलती तो मेरी थी, भुगते ये क्यों? उसने दूसरे दिन भारमली को भेजा, साथ में लेटर लिख के भेजा कि यदि भारमली के साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई, यदि किसी ने कुछ भारमली को कह दिया तो मैं जैसलमेर बैठे कर दूंगा। जैसलमेर का मरने दो रहा, कौन कहे इसको तुम्हारे। अब भारमली वहां जैसलमेर जाके रह रही है। वहां जैसलमेर का जो राजकुमार है वो शादीशुदा है, उसके पहले से 3 रानियां हैं, पर भारमली सुंदर है। वो राजकुमार भारमली के आसपास में चक्कर काटे, और उन तीनों रानियों ने एक दिन बैठ के प्लानिंग की कि अपनी ननद का घर बर्बाद हो गया, अपने वाला कभी भी बर्बाद हो सकता है, अपने वाला बॉर्डर लाइन पे घूम रहा है। उन तीनों रानियों में से एक जो रानी थी वो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है कोटड़ा, कौन सी जगह? वहां का एक बंदा था बाघ सिंह, क्या नाम था? उस बाघ सिंह की बहन थी। बाघ सिंह डाकू टाइप का आदमी था, अमीरों को लूटता और गरीबों में धन बांट दिया करता। बागा कोटड़िया, क्या नाम था? बाघ सिंह हो गया बागा, और कोटड़ा का रहने वाला था, इसलिए क्या हो गया? कोटड़। उन तीनों बहन, वो तीनों जो रानियां थी उनमें से 2 रानियों ने उस तीसरी वाली रानी को, जो कि बागे कोटड़िया की बहन थी, उसको कहा कि देख इसका इलाज तेरा भाई कर सकता है, तेरे भाई को बुला, वो कोई ना कोई इंतजाम कर देगा। बागे कोटड़िया को बुलाया और उसकी बहन ने कहा कि भैया वैसे तो आपके सामने ऐसी बातें क्या ही करूं, पर आपसे कौन सी छुपी हुई है? ये भारमली वहां हमारी ननद उमा दे का घर खराब करके आई है, और यहाँ पर आने के बाद में ये बैठी हुई है, तुम्हारे जीजाजी कभी भी उधर लाइन क्रॉस कर लेंगे, और हमारा घर बचा लो प्लीज। बागा कोटड़िया ने कहा बहन तुम चिंता ही मत करो, कल जब मैं जाऊं तो तिलक निकालने के लिए तू मत आना, उसको भेज देना। अभी तक गांव में अपने रिवाज है कि भाई यदि बहन के घर आया हुआ जाता दूसरे दिन तिलक विलक लगा के भेजते हैं, गांव में कहते हैं सीख देना, क्या बोलते हैं? तो सीख देने के लिए तू मत आना, उसको भेज देना। ठीक। अगले दिन बागा कोटड़िया सुबह सुबह उठा जल्दी, और बिना मुंह धोए बिना चाय पिए फटाफट अपने ऊंट पे जाके बैठ गया। तो जैसलमेर वाले भागे भागे, क्या गलती हो गई, आप ऊंट पे जाके बैठ गए, चाय तो पी के जाते कम से। उसने कहा नहीं मेरे काम है कोटड़ा में कोई, मुझे फटाफट निकलना पड़ेगा। अरे तो सीख तो लेके जाओ। तो उसने कहा ठीक है, मेरी बहन को फटाफट आगे तिलक लगा के जाए। मैंने ऊंट खड़ा नहीं किया, ऊंट अभी तक बैठा ही है। वो अंदर जाके कहा अरे तुम्हारा भाई जा रहा है, फटाफट तिलक तो निकालो। अब उनमें तो बहन भाइयों में सेटिंग हो रखी थी पहले से। वो बहने फालतू में यूं नाटक, अरे अरे मत नहाई नहीं, बिना नहाए तो बाहर कैसे जाऊं, मैं तो चुनड़ी भी किधर गई। भारमली नहा दोगे एकदम तैयार बैठी। उसने कहा भारमली तुम नहा दोगे तैयार बैठी, तिलक निकालना तुम ही निकाल दो। भारमली ने कहा मैं निकाल दूंगी। पूजा वाली थैली ले, वो थाली लेके, तिलक वाली थाली लेके वो बाहर गई, और वो बाहर जाके जैसे ही बागे कोटड़ी के तिलक लगाने लगी, बागे ने हाथ पकड़ा और ऊंट पे बिठा लिया उसको, और बागा उसको जैसलमेर से लेके कोटड़ा आ गया।
पर जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागा को भारमली से, भारमली को बागा से। बेइंतहा मोहब्बत। मतलब राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियां जो है उनमें से एक कहानी बागो भारमली है। कौन सी कहानी है? जहां तरवरता है मोरी और जहां सरवरता है हंस, जहां बाग होता है भारमल, जहां दारूता है मंस। कि जहां जहां पेड़ होंगे वहां वहां मोर होंगे, जहां जहां तालाब होंगे वहां वहां हंस आएंगे, जहां जहां दारू होगी वहां वहां मांस होगा, जहां जहां बागा रहेगा वहां वहां भारमली रहेगी। तो बागो भारमली, बागो भारमली। ये बात पता चली मालदेव को कि भारमली को कौन उठा के ले गया? बागा उठा के ले गया। उसने कहा बागे बैठे करो, पकड़े लाओ जो, पर ऐसे कैसे भारमली को उठा सकता हो? अब वो जोधपुर के सेनापति थे, उन्होंने कहा सर आक्रमण कर मत देना, वो डाकू आदमी लेके भाग जाएगा, आगे अपने पकड़ में नहीं आएगा तो बेइज्जती होगी कि जोधपुर की सेना ने अटैक किया, हाथ में नहीं आया, और फिर सर दासी के लिए आक्रमण करना ये और बुरा लगेगा। मालदेव ने कहा तुम नहीं जानते। फिर मालदेव को लगा क्या किया जाए, तो मालदेव ने कहा रुको 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 रुको, पहले एक बात बताओ, उस दिन उमादे आ रहे थे तो बाहर खड़ा खड़ा दो कौन बोल रहा था उधर? आसानंद जी का सर वो तो मैं था। तो कहा आसानंद जी आपके चक्कर में उमादे गई थी, अब वापस किसको लेके आओगे आप? भारमली। तो आसानंद जी ने कहा ठीक है ये मैं कर लूंगा। तो आसानंद जी भारमली को लेने के लिए कोटड़ा गए। बागे को पता चला कि आसानंद जी जैसा महान विद्वान मेरे से मिलने के लिए आ रहा है, तो आसानंद जी से मिलने के लिए बागा 3 कोस आगे आया। एक कोस में होते हैं 3 किलोमीटर, एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 3 किलोमीटर। तो मतलब 3 कोस मतलब 9 किलोमीटर आगे चला के आया, और उसने आके एकदम आसानंद जी को दंडवत प्रणाम किया कि धन घड़ी धन भाग, हमारी धरती पे आसानंद जैसा महान विद्वान पधारा है, आओ आसानंद जी। एकदम पालकी में बिठा के लेके आसानंद जी को घर पे लाके उनके पैर दबाए, इतनी दूर चल के आए, थक गए होंगे आप, स्नान वान करने के लिए गर्म पानी करके दिया, आराम से बैठो आप। खाना वाना बनाया भारमली ने, बहुत अच्छा खाना खिलाया। आसानंद जी को दूसरे दिन शिकार खिलाने के लिए लेके गया बागा, और आसानंद जी ने नोटिस किया कि यार बागा मेरा कितना ध्यान रखता है। उन्होंने और नोटिस किया कि बागा और भारमली आपस में कितना ज्यादा प्यार करते हैं। आसानंद जी वापस गए नहीं, वहीं रह गए। थोड़े सालों बाद बागा मर गया। बागा मरा तो भारमली उसके साथ में सती हुई। भारमली ने सच्ची मोहब्बत की एकदम बागे के साथ, और बागे के साथ में सती होती है वो। आसानंद जी क्या करे, तो आसानंद जी पागल हो गए, और आसानंद जी दीवारों के सिर बिड़ा बिड़ा के बागा बागा करके कौन। उधर सिंध, पाकिस्तान में सिंध पढ़ रहे थे, सिंध में एक रियासत हुआ करती अमरकोट। कौन सी रियासत थी? और अमरकोट के राजा को समाचार मिला कि आजकल आसानंद जी जैसे महान विद्वान पागल हो रखे हैं, कपड़े उपड़े फट गए, नंगे घूमते हैं। तो वो बेचारा भला आदमी था, अपने पास ले गया। उसने आसानंद जी को बहुत अच्छे तरीके से रखा, अपने पास में बिठाता, पूरी इज्जत करता, सब कुछ बातों का ध्यान रखता। पर आसानंद जी वहां बैठे बैठे 7 दिन करते बागा बागा करते थे। उस राणा को बड़ा गुस्सा है, उस राजा को बड़ा गुस्सा है, और उसने कहा कि यार आसानंद जी मैं राजा हूं, आपके पास बैठा हूं, मेरे बारे में कभी कोई तारीफ ही नहीं करते। अरे एक डाकू था, छोटा मोटा धड़ाइती था बागा, उसकी तुम बातें करते रहते हो ऐसे। और आसानंद जी ने उसकी तरफ देख के तुम बागे की जुत्ती के बराबर नहीं है, बागा बागा हुआ करता। तो उसने कहा ऐसे मतलब आप बागे का नाम लेना कभी बंद ही नहीं करोगे जिंदगी में? उसने कहा नहीं, जब तक है जान तब तक तो बागे का नाम ऐसे ही लिया जाएगा। उसका बड़ा ईगो हर्ट हुआ, और उसने आसानंद जी के पोते को बुलाया, पोते को बुलाकर तेरा दादा एक रात के लिए यदि बागे का नाम नहीं लेगा तो हर 1 घंटे बाद 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। और पोते ने दिमाग लगाया कि एक रात में 7-8 घंटे तो होते हैं, 7-8 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे, 7-8 पीढ़ियां तिर जाएगी अपनी तो। और उसने अपने दादाजी को जाकर दादाजी प्लीज फॉर नेक्स्ट 7 जनरेशंस एक रात नाम नहीं लोगे तो आपकी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 7-8 लाख रुपए की बात है, 7-8 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे अपने को। आसानंद जी ने कहा बेटा वैसे तो मेरे से नहीं रहा जाता बिना बागे का नाम लिए, पर तू इतना ज्यादा ही फोर्स कर रहा था, आई विल ट्राई। शाम को कहा गया कि आपका समय शुरू होता है। डोकरे ने थोड़ी देर तो राम 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 किया। डोकरा जानता था कि यदि राम राम नहीं किया, कुछ ना कुछ यदि चुप रहा तो बागा निकल जाएगा मेरे मुंह से। राम 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 किया, 10-1 मिनट बाद फेंके इधर उधर के अपने सामान, और जोर जोर से दो बोले कि बागा आओ बड़े घर कोटेड़ा रातू धनी, जासी फूल जड़े पर बास ने जासी बाग जी। ये बागा जिस प्रकार फूल झड़ जाता है लेकिन उसकी सुगंधी नहीं जाती, वैसे बागा तू मर गया लेकिन तेरी याद मेरे दिल से नहीं। थोड़ ठोड़ पग दौड़ करस्या पेट रहे कारण रात दिवस राठौड़ बिसरिया नहीं बाग जी। हे बागा राठौड़ तेरे को मैं कैसे भूल सकता हूं इस पेट के लिए? पेट के लिए आदमी कहीं भी कमा के खा लेगा, लेकिन दोस्तों को थोड़ी भूला जाता है। तो पोते ने माथा फोड़ लिया कि अब दादाजी ना मिलेंगे और तो क्या करेंगे। तो कोई आदमी जिसने बागा और भारमल के इतने दोहे बोले कि इन दोनों को अमर कर दिया, वो आदमी कौन थे? लिखो दरबारी विद्वान। और आज नेट पे जाके पढ़ना, बुक्स तो तुम पढ़ते नहीं हो, बागा भारमली की प्रेम कहानी और मिलेगी तुम्हें अच्छी सी पूरी। दरबारी विद्वान कोर्ट स्कॉलर्स। एक नंबर लगा के लिखो आसानंद जी। कौन है? आसानंद जी मतलब कवि नहीं थे, आसानंद जी बहुत अच्छे योद्धा हुए थे। मैंने बीकानेर वालों के साथ मालदेव का युद्ध पढ़ाया था, पाहेबा पढ़ाया था। आसानंद जी ने पाहेबा के युद्ध में भाग लिया था, लिख लो। इन्होंने पाहेबा के युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ पाहेबा। इन्होंने पाहेबा के युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ पाहेबा।
पाहेबा के युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ पाहेबा। अच्छा, कौन सी रानी को अपने दोहे बोल के वापस भेज दिया था? उमा दे को। उमा दे कहां की राजकुमारी थी? जैसलमेर के कौन से राजा की? तो भाटी राजकुमारी थी, इसलिए होगी भटियाणी। क्या होगी? तो बुक का नाम है उमा दे भटियाणी रा कवित। बुक्स के नाम लिख लो। उमा दे भटियाणी रा कवित। अच्छा, बाद में किसके साथ में जाकर रहने लगे थे? किनको अपने दोहों से अमर कर दिया इन्होंने? बागा बारमली। किसके दोहे बोले? तो बुक का नाम है बागा बारमली रा दुआ। एक आगे अपने लोक देवताओं में पढ़ेंगे गोगाजी महाराज, तो एक बुक है गोगाजी री पेड़ी। पर ऊपर वाली दो याद रखना, वो ज्यादा काम की। क्या क्या नाम बताओ दे, किताबों के नाम बोलो। उमा दे बटियाणी रा कवित, बागा भारमली रा दुआ और गोगा जीरी पेड़ी। किसकी किताब है? दोबारा बोलो एक बार नाम। उमा दे बटियाणी रा कवित, बागा भारमली रा दुआ और गोगा जीरी। अब दूसरे विद्वान लिख लो, ईसरदास जी। ईसरदास जी। जैसे मलिनाथ जी बताए थे मैंने कि मलिनाथ जी न केवल राजा थे बल्कि पश्चिमी राजस्थान में क्या है, लोक देव। वैसे ईसरदास जी के लिए कहते हैं, ईसरदास जी कवि तो थे लेकिन बाद में एक लोक देवता के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। तो कौन सा कवि बाद में लोक देवता के रूप में पूजा गया था? कौन कवि था? यह है पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता है। ही इज फोक दैट इन वेस्टर्न राजस्थान। यह है पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता है। ही इज फोक दैट इन वेस्टर्न राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में लोक देवता है। ईश्वरो सो परमेश्वरो। ईश्वर क्या बन गया था? परमेश्वर बन गया था। परमेश्वर मतलब ईश्वर को कहते हैं। ईश्वर परमेश्वर बन गया था। पश्चिमी राजस्थान में क्या है? लोक। मैं किताबों का नाम अगले वाले पेज पे लिख रहा हूं, आप उतार लें। ये बात लिख लो आप, जैसे लिखूं बाद में अपने बात करेंगे ऐसे नाम क्यों है इन किताबों के। उतार लिया? क्या क्या नाम बताओ देखे। हालात झलारी कुंडलियां। इसी का एक नाम और क्या लिखा हुआ है? सूरसत से। नीचे वाली किताब देवियां, उसके नीचे हरि। मैं नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। तीसरे नंबर वाली किताब का नाम क्या है? हरि का मतलब भगवान विष्णु होते हैं, है ना। तो भगवान विष्णु के जिसमें दोहे लिख दिया, भगवान कृष्ण के लिखे हुए, इसमें कृष्ण को भी हरि कहते थे, विष्णु का अवतार है। तो भगवान कृष्ण के दोहे लिख लिए, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? सोचने की आवश्यकता नहीं। अगली किताब कौन सी है? नाम से पता चलता देवी। माता जी के बारे में जिसमें लिख लिया वो कौन सी हो गई? देवी। पहली वाली किताब का नाम थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा दोबारा। क्या लिखा हुआ है? हाला झालारी कुंडलिया। गुजरात में एक जगह पड़ती है हलवद। कौन सी जगह थी? हलवद नाम की जगह थी। झाला राजपूतों की रियासत थी। किसकी रियासत थी? मैंने आपको बताया भी था एक बार कि झाला बेसिकली गुजराती थे। गुजरात से ये लोग आगे थे मेवाड़, मेवाड़ से चले गए थे कोटा, और कोटा में इतने पावरफुल हो गए थे कि जालिम सिंह झाला बन गया था यहाँ का दीवान, और बाद में जालिम सिंह झाला का पोता अलग रियासत बनाया गया था झालावाड़। पढ़ा था हमने। तो बेसिकली थे गुजराती है। तो वहां गुजरात में इनकी एक रियासत पड़ा करती हलवद। कौन सी रियासत होती? उन हलवद वाले झालाओं पे दोहे लिखे। दोहों को राजस्थानी भाषा में एक शब्द और होता है, वो शब्द होता है कुंडलियां। क्या नाम होता है? तो आप ये कह दो कि हलवद के झालाओं के दोहे, तो हलवद को लिख दिया हाला, झाला झाला जगह आई गया। का के की को मारवाड़ी में बोलते हैं रा रे री, और दोहों को लिख दिया कुंडलियां। इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? हाला झाला री, मतलब हाला के झालाओं के दोहे। हाला मतलब हलवद, झाला मतलब वहां के झाला जो थे उनके दोहे लिखे। तो बुक का नाम क्या? दोबारा बोलो। अच्छा, उनकी किस बात पे दोहे लिखे? दोहे तो अलग अलग बातों पे लिखे जा सकते हैं। हो सकता है दोहे तो इस बात पे उनकी बेइज्जती कर दे। दोहे तो इस बात पे भी हो सकते हैं उन्होंने दान दिया, इसके लिख दे। दोहे इस बात के हो सकते हैं कि उन्होंने मकान बनाया, इसके लिख दे। पर इन्होंने कहा ना, आगे आगे वाला नाम इसको सुस्पष्ट कर रहा है, इस बात को क्लियर कर रहा है। सूर क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब सूरवीरता पे लिखे।
किस पे लिखे? उनकी ब्रेवरी पे, उनकी सूरवीरता पे जो दोहे लिखे गए, वो किसकी सूरवीरता पर? झालाओं की। झाले कहां के थे वो? हलवद के झालाओं। हलवद के झालाओं की किस बात पे दोहे लिखे गए? कितने दोहे लिखे? तो कहा 700। कितने दोहे लिखे? मतलब 700। 700 का मतलब क्या होता है? तो हलवद के झालाओं की वीरता पे 700 दोहे लिखे। इसलिए दो नाम हो गए। एक नाम तो क्या हो गया? हला झालारी कुंडलियां। एक नाम क्या हो गया? याद रहेगा नाम? दोबारा बोलो देखे। हला झालारी कुंडलियां, या नाम क्या है? ईश्वरदास जी के स्टार लगा लो। 2013 के मेंस में सवाल था, ईश्वरदास जी की किसी एक पुस्तक का नाम बताइए तथा 2 नंबर फ्री में प्राप्त कीजिए। एक किताब के नाम से पता चल रहा था, तो हो सके तो पहली वाली किताब का नाम बताना, क्योंकि उसमें 2 नाम बताने के आपको वो पड़ जाएगा। तो क्या नाम है? दोबारा बोलो देखो तीनों किताबों के। हाला झालारी कुंडलियां या सुरसत से देवयान हरिदास। आसानंद जी किताबों के नाम बताओ। ओमादेव भटियाणी रा कवित, बागा भारमली रा दुआ, गोगा जी रिपेड। ऊपर वाली 2 याद रखने। वैसे याद रखना, उमादेव को भेजा था तो उमादेव भटियाणी रा कवित, भारमली को लेने गए, बागे के साथ ही रह गए, तो कौन सी होगी? बागा भारमली रा। पाहेबाग युद्ध में भाग किसने लिया था? आसानंद जी ने। और लोक देवता के रूप में कौन पूजे के बाद में? कैसे? ईश्वरदास जी ने लास्ट में नदी के अंदर अपना घोड़ा उतार दिया था कि मैं जल समाधि लूंगा। कैसी समाधि लूंगा? अब जल, अब खूब जी लिया यार, अब ये दुनिया ये महफिल काम की, तो बाद में उसमें घोड़े उतारे आपने के बाद, बस नदी के अंदर तैर जाऊंगा मैं। तो घोड़ा उतार तो किसी ने कहा इसमें डूब जाओगे, तो उनका वो तो पता ही है मुझे डूब जाऊंगा। तो वो तब उन्होंने कहा था कि देखो 2 चांस हो सकते हैं, या तो मैं डूब जाऊंगा या बच जाऊंगा। यदि बच गया इसका मतलब तो ईश्वर ने मुझे बचा लिया, ईश्वर की महानता है। यदि मार दिया तो ईश्वर ने अपने पास बुला लिया। दोनों मामलों में परीक्षा किसकी है? ईश्वर की। अपना क्या जाता है इसके अंदर? ईश्वर घोड़ा झोंकिया, ईश्वर ने तो अपने घोड़े झोंक दिए। महासागर रह माए, महासागर मतलब नदी, खूब सारा पानी पड़ा इसलिए ईश्वर घोड़ा झोंकिया। ईश्वर ने क्या उतार दिया अपने घोड़े? किसमें? नदी में। महासागर रह माए। तारण हारो तारसी, तारण हारो मतलब जो तिराने वाला है। तारण हारो तारसी, साईं पकड़ी बाएं। साईं मतलब भगवान, या तो भगवान हाथ पकड़ के मेरे को तेरा देगा या अपने पास से बुला। अब मेरे को किसी भी बात की सोचने की आवश्यकता नहीं, मेरे को जो काम करना था वो तो मैंने कर दिया। तो आप भी जब तैयारी करते हो और आपको कोई कहता है भाई साहब वैसे आरएस में पार नहीं पड़ेगी, तो उसको कहना कि ईश्वर घोड़ा झोंकिया। अब भगवान जाने भगवान का, ईश्वर ने तो घोड़े उतार दिए हैं, अब या तो तिर जाएंगे या इसके अंदर डूब जाए। अब वापस आने का कोई भी मतलब नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मालदेव ने कई किले बनवाए थे। एक मालदेव ने जोधपुर का परकोटा बनवाया था, तो नीचे लिखो। मालदेव ने जोधपुर का परकोटा बनवाया था। मालदेव बिल्ट रैम्पार्ट ऑफ जोधपुर। हाँ, पेड़ दो पेड़े खाने वाले नहीं है, पेड़ी है वो। तुम पेड़े पेड़े बोल रही है। मालदेव ने जोधपुर का परकोटा बनवाया था। मालदेव बिल्ट रैम्पार्ट ऑफ जोधपुर। जोधपुर का परकोटा बनवाया था। बिल्ट रैम्पार्ट ऑफ जोधपुर। क्या बनवाया था? जोधपुर का परकोटा। उसने कई किलों का निर्माण भी करवाया था। ही बिल्ट सम फोर्ट्स। उसने कई किलों का निर्माण भी करवाया था। ही बिल्ट सम फोर्ट्स। कौन कौन से मैं बता दूंगा अभी, आप लिख लो। जैसे नाम लिख लो, 4 किले लिख रहा हूं मैं, लोकेशन में बता दूंगा, एक बार नाम लिख लीजिए आप। सोजत, पोखरण, रिया और मेड़ता। कौन कौन से किले बनवाए? नाम बोलो देखिए एक बार। सोजत, पोखरण, रिया और मेड़ता। सोजत आप जानते हो, पाली में जगह, मालदेव के पास ये परगना था, यहीं पर मालदेव का रास्ते लगा था। एक जैसलमेर के अंदर चला गया तो पोखरण, तो एक पोखरण में किला बना, आप जैसलमेर के अंदर आता है। रिया और मेड़ता दोनों नागौर में। तो रिया और मेड़ता तो कहां पड़ते हैं? नागौर। पोखरण कहां पे आपका? जैसलमेर। सोजत कहां पे आपका? पाली। इन सब किलों का निर्माण किसके टाइम में करवाया गया था? मालदेव के टाइम करवाया गया था। मालदेव की एक रानी थी स्वरूप दे, क्या नाम था? इन्होंने एक तालाब बनवाया था, वैसे तालाब का नाम था स्वरूप सागर। क्या नाम था? पर रानी ने बनवाया इसलिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया बहु जीरो तालाब। क्या कहना शुरू कर दिया? रानी बीननी बहु बोलते हैं, तो बहु जीरो तालाब। तो किसने बनवाया? लिखो। रानी स्वरूप दे ने बहु जीरो तालाब का निर्माण करवाया था। क्वीन स्वरूप दे बिल्ट पॉन्ड ऑफ बहुजी या बहु जीरो तालाब। रानी स्वरूप दे ने बहु जीरो तालाब का निर्माण करवाया था। बिल्ट पॉन्ड ऑफ बहुजी या बहु जीरो तालाब, कुछ ही लिख लो बोले। रानी स्वरूप दे ने बहु जीरो तालाब का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था बहु जीरो तालाब का निर्माण? रानी स्वरूप दे। फिर मालदेव की उपाधियां लिख लो। मालदेव की उपाधियां क्या क्या थी? टाइटल्स ऑफ मालदेव।
हिंदू बादशाह और हसमत वाला राजा। क्या क्या दो उपाधियां बताओ देखे? हिंदू बादशाह और हसमत वाला राजा। नॉर्मल हिंदू बादशाह का नॉर्मल मीनिंग हो गया कि उस समय जो भी पर्शियन हिस्टोरियन हुआ करते, फारसी इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार जो हुआ करते, उन्होंने कहा भाई हिंदुओं का सबसे बड़ा राजा मालदेव है और वो राजा को बादशाह बोलते थे, इसलिए उन्होंने इसको क्या लिखना शुरू कर दिया? हिंदू। हसमत वाला राजा का मतलब होता है जिस राजा के पास में बहुत ज्यादा पैसे, वह राजा जिसके पास पैसे ज्यादा हो, ठाट बाट ज्यादा हो, शानो शौकत ज्यादा हो, लग्जरी ज्यादा हो, जिसकी प्रोस्पेरिटी ज्यादा हो, ऐसे राजाओं को क्या बोलते थे? शानो शौकत वाला राजा, ठाट बाट वाला राजा, लग्जरियस किंग, प्रोस्परस किंग जो हुआ करते उनको क्या बोलते? तो याद रह जाएगी बात, सिंपल याद रखना आपने। हसमत वाला राजा किसको कहा जाता था? किसको कहते थे? और हिंदू बादशाह और हिंदू पत सांगा, हिंदू सुल्तान, प्रबल हिंदू और हिंदू सूरज, दल पुंगल, कवि बंधु, वेरी घट, रोहलिद्धि, पहला पहली, विजय कटकातु। ऐसे ऐसे मत पूछो सर, एक साथ पूछ लो। मालदेव के सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था राम। क्या नाम था? मैंने बताया था राम को गोद ले लिया था उमादेव ने, बताई थी बात। और राम बड़ा बेटा था। राम के बाद में एक बेटा था, उसका नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? तीसरा बेटा था, उसका नाम था चंद्रसेन। क्या नाम था? मालदेव ने ऊपर वाले दोनों को बाईपास किया और राजा किसको बना दिया? तो मालदेव ने अपने दो बड़े बेटों को राजा नहीं बनाया था, किस किसको? और राजा किसको बना दिया? देखो यही लिखो, इसी में लिखना। मालदेव ने अपने दो बड़े बेटों राम तथा उदय सिंह को राजा नहीं बनाया। मालदेव डिड नॉट अपॉइंट हिज एल्डर सन्स राम एंड उदय सिंह एज किंग। मालदेव ने अपने बड़े बेटों राम तथा उदय सिंह को राजा नहीं बनाया था। मालदेव डिड नॉट अपॉइंट हिज एल्डर सन्स राम एंड उदय सिंह एज किंग। अपने बड़े बेटों राम तथा उदय सिंह को राजा नहीं बनाया था। डिड नॉट अपॉइंट हिज एल्डर सन्स राम एंड उदय सिंह एज किंग। बल्कि छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन चंद्रसेन। बल्कि छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन चंद्रसेन। बल्कि छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बना दिया था। छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बना दिया था। किसको राजा बना दिया? तो अगला राजा लिखो अपने, चंद्रसेन। चंद्रसेन हमने दो जगह पढ़ा है, बताओ कहां कहां पढ़ा है, मुझे बताओ। एक तो महाराणा प्रताप के, और कहां पढ़ा? डूंगरपुर के राजा आस्करण ने अकबर के खिलाफ चंद्रसेन को क्या दी थी? सर वो ये चंद्रसेन। अच्छा, चंद्रसेन के दो भाइयों को बाईपास करके राजा बनाया गया। दो भाई कौन कौन है? राम और ये भाई कैसे राजी रहेंगे? नाराज रहे दोनों। तो इन दोनों ने जैसे चंद्रसेन राजा बना, इन दोनों ने चंद्रसेन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। राम और चंद्रसेन के बीच में युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है नाडोल का युद्ध। कौन सा युद्ध है? पाली के अंदर एक जगह पड़ती है नाडोल। तो नाडोल में किस किस के बीच में लड़ाई हुई बताओ देखे? राम और चंद्रसेन। कौन जीता उसमें? चंद्रसेन। चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच में जोधपुर में एक जगह पड़ती है लोहावट। कौन सी जगह? यहां पे युद्ध हुआ, इसके अंदर भी कौन जीत गया? चंद्रसेन। तो चंद्रसेन ने अपने दोनों भाइयों को हराया। उसने राम को कौन से युद्ध में हराया? नाडोल। उसने उदय सिंह को कौन से युद्ध में हराया? नाडोल कहां पड़ता है? पाली। लोहावट पड़ता है आपका जोधपुर। लिख लो। इसने अपने भाइयों राम तथा उदय सिंह को नाडोल तथा लोहावट के युद्धों में हराया। He defeated his brothers राम एंड उदय सिंह इन battles of नाडोल एंड लोहावट। इसने अपने भाइयों राम तथा उदय सिंह को नाडोल तथा लोहावट के युद्धों में हराया। He defeated his brothers राम एंड उदय सिंह इन battles of नाडोल एंड लोहावट। इसने अपने भाइयों राम तथा उदय सिंह को नाडोल तथा लोहावट के युद्धों में हराया। He defeated his brothers राम एंड उदय सिंह इन battles of नाडोल एंड लोहावट। नाडोल कहां पड़ता है और लोहावट कहां पड़ता है? कौन हराता है? चंद्रसेन। राम को कौन से युद्ध में? नाडोल। उदय सिंह को कौन से युद्ध में? राम ने कहा भाई अपने को राजा बनना है, हार गए तो कोई बड़ा सहारा ढूंढते हैं। उन दिनों मुगल बादशाह बना हुआ था अकबर। मुगल बादशाह कौन बना हुआ है? 1564 में राम अकबर के पास चला जाता है। राम किसके पास चला जाता है? 1 साल तक इन्होंने कोशिश की कि राजा बन जाते हैं, पार नहीं पड़ी। 1564 के अंदर वो कहां पर चला गया? अकबर। और उसने अकबर को जाकर बादशाह अकबर, मैं मारवाड़ के राजा मालदेव का सबसे बड़ा बेटा राम सिंह हूं, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे को राजा नहीं बना के हमारे तीसरे भाई चंद्रसेन को राजा बना दिया। हमने चंद्रसेन से युद्ध भी किया लेकिन हमारी पार नहीं पड़ी। हे राजा अकबर, अब तू हमारी सहायता कर और तू मुझे कहां का राजा बना दे? मारवाड़। अकबर को मजे आ गए। एक तो अकबर के मन में कहीं ना कहीं यह था कि चंद्रसेन के पिताजी मालदेव ने मेरे पिताजी हुमायूं की सहायता नहीं की थी और मेरे पिताजी हुमायूं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। यदि उस समय मालदेव सहायता कर देता तो हुमायूं को बेचारों को यहां से सिंध भागना नहीं।
लेकिन जब तक मालदेव जिंदा था अकबर की औकात नहीं भी मारवाड़ पर अटैक कर दे, क्योंकि मालदेव शक्तिशाली बंदा था। उसे लगा अब मौका है, ये तो मालदेव मर गया, फिर मालदेव के परिवार में फूट पड़ी हुई है, और फिर सबसे बड़ी बात उसका बड़ा बेटा तो मेरे पास ही बैठा है, इससे अच्छा इंटरफेयर करने का मौका ही क्या मिलेगा। और उसने अपने एक सेनापति को भेजा कि जाओ भाई और जाके और राम की सहायता करो। उस सेनापति का नाम था हुसैन कुली बेग। सेनापति का नाम क्या था? तो कौन सा बेटा अकबर के पास जाता है? पहले राम जाता है। उसकी सहायता के लिए अकबर किसको भेजता है? कब की बात है ये? 1564। कब की बात है? लिखो। राम मुगल बादशाह अकबर के पास चला गया। राम अप्रोच्ड मुगल एम्परर अकबर, अप्रोच किया उसे। राम अप्रोच्ड मुगल एम्परर अकबर। राम मुगल बादशाह अकबर के पास चला गया। राम अप्रोच्ड मुगल एम्परर अकबर। मुगल बादशाह अकबर के पास चला गया। मुगल बादशाह अकबर के पास चला गया। लाइन चेंज करके लिखो। 1564 ईस्वी में, इन 1564 एडी, 1564 ईस्वी में, इन 1564 एडी, राम की सहायता के लिए, टू हेल्प राम, राम की सहायता के लिए, टू हेल्प राम, राम की सहायता के लिए, टू हेल्प राम, अकबर ने हुसैन कुली बेग को भेजा। अकबर सेंट हुसैन कुली बेग। अकबर ने हुसैन कुली बेग को भेजा। अपना कौन सा सेनापति भेजा बताओ देखे? हुसैन कुली बेग। अकबर ने हुसैन कुली बेग को भेजा। अभी थोड़े दिनों पहले किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन था कि मालदेव का कौन सा बेटा अकबर के पास 1564 में चला गया था, तो कौन सा बेटा चला गया? राम। और राम ने उसको, तो अगली बार को ये पूछ लेगा कि राम चला तो गया था, उसकी सहायता के लिए उधर से कौन आया था? तो कौन आया था? चंद्रसेन जोधपुर बैठा, उसकी राजधानी जोधपुर है, और चंद्रसेन को लगा कि यार पार पड़ेगी नहीं, नए नए राजा बने हैं, अभी बड़ा पंगा ले लिया, भाई भी अपने खिलाफ है, तो ज्यादा दिक्कत आएगी अपने सामने, इसलिए चंद्रसेन चुपचाप जोधपुर खाली कर देता है। और जोधपुर खाली करके वो चला गया भादराजून। कहां पे चला गया? कल अपने पढ़ रहे थे भादराजून। कहां पे पड़ता है भादराजून? जालोर। आजकल पूरी वाली जगन्नाथ यात्रा निकल रही थी थोड़े दिन पहले। भगवान कृष्ण की एक बहन हुए, जिन बहन का नाम था सुभद्रा। क्या नाम था? सुभद्रा की शादी होती है अर्जुन के साथ। सुभद्रा की शादी किसके साथ होती है? अर्जुन के साथ होती है। सुभद्रा और अर्जुन शादी के बाद सबसे पहले जिस जगह पे आए थे उस जगह का नाम ये है। क्या नाम उसका? तो कहते हैं इस जगह का नाम पड़ा था सुभद्रा अर्जुन। कि सुभद्रा और अर्जुन यहां पे आके गए हैं, तो पहले इसको बोलते सुभद्रा अर्जुन। फिर वो लोगों से इतना बड़ा नाम लिया नहीं गया तो सू हट गया, वो हो गया भद्राजुन। और भद्राजुन 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 करते करते अपने क्या लेके आ गया। तो जब उधर हुसैन कुली बेग जोधपुर पे अटैक करता है तो चंद्रसेन जोधपुर खाली करके कहां चला जाता है? देखो, इस समय चंद्रसेन भादराजुन चला गया था। दिस टाइम चंद्रसेन मूव्ड टू भादराजुन। जालोर में पड़ता है ना। इस समय चंद्रसेन भादराजुन चला गया था। दिस टाइम चंद्रसेन मूव्ड टू भादराजुन। चंद्रसेन भादराजुन चला गया था। चंद्रसेन मूव्ड टू भादराजुन। चंद्रसेन कहां चला गया था? कई दिन शांति बनी रही। अकबर जोधपुर पे कब्जा कर लेता, हुसैन कुली बेग आता है, जोधपुर पे कब्जा कर लिया। अब जोधपुर पे तो मुगलों का कब्जा हो रखा है और चंद्रसेन खुद कहां बैठा हुआ है? इतने में आया 1570। कौन सा साल है? 1570 में अकबर अजमेर आया हुआ है। अकबर कहां पे आया हुआ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए। अजमेर में दरगाह, तो यहां दरगाह पे जियारत करने के लिए आया हुआ था। अकबर अजमेर वाली इस दरगाह पे 14 बार आके गया था। कितनी बार आके गया? इस दरगाह खूब मानता था। इस दरगाह को उसने 18 गांव दान में दिए थे। कितने गांव दान में दिए? जैसे हम पढ़ते हैं कि सोमेश्वर ने पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया था, है ना। वैसे अकबर ने दरगाह को कितने गांव दान में दिए थे? 18। कितने गांव? कितनी बार आके गया था? उन 14 बार में एक बार कब आया? उस साल अपने राजस्थान में भयंकर वाला अकाल पड़ा हुआ। तो आज भाई अकाल पड़ जाए तो अपने किसके पास जाते हैं? सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इनको कहेंगे कि भाई हमारे अकाल पड़ गया, व्यवस्था करो। उस समय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन होते हैं? राजा महाराजा। मुगल बादशाह खुद आया हुआ था तो जनता उसके पास गई और जनता ने कहा कि बादशाह अकबर, हमारे पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ है, तू आया हुआ है, थोड़ी सहायता तो कर। तो उसने कहा अच्छा, फिर मैं तुम्हारे यहाँ के राजाओं से बात करता हूँ। और उसने पश्चिमी राजस्थान के राजाओं के पास मैसेज किए कि लो भाई आओ और आके मेरे से बातचीत करो। अकाल की बातचीत करेंगे। किसकी बातचीत करेंगे? अकाल की। कहां पे आना है? का नागौर। कहां पे आना है? तो अकबर ने अपना दरबार कहां पे लगाया? नागौर के अंदर अपना दरबार लगाता है। कब? 1570। किस पे बात करने के लिए आए भाई? बीकानेर से एक राजा आया भाग लेने के लिए, इसमें कल्याणमल। कौन है? जैसलमेर से एक राजा भाग लेने के लिए, इसमें हरराज। कौन है भाई? पश्चिमी राजस्थान में 3 बड़ी रियासत है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। कौन कौन सी रियासत है? बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर का कौन आ गया? जैसलमेर से कौन आ गया? जोधपुर का राजा कौन है? चंद्रसेन। पर चंद्रसेन से पहले वहां पर चंद्रसेन का एक भाई आ गया, उदय सिंह। कौन सा भाई आ गया? अब उदय सिंह आया हुआ है। ये तीनों पहले पहुंच गए, चंद्रसेन थोड़ा लेट पहुंचा। चंद्रसेन भी आया अकाल की बात करने के लिए, पर चंद्रसेन लेट पहुंचा। पहले 3 बंदे आ गए। 3 बंदे कौन कौन आ गए बताओ देखे?
कल्याणमल कहां का राजा? हरराज कहां का? उदय सिंह किसका भाई है? चंद्रसेन का। राजा बनना चाहता है ना, जोधपुर का राजा बनना चाहता है, पर राज अभी तक किसके पास में है? चंद्रसेन। ये तीनों आए राग का। हाँ भाई अकबर बता, अकाल की क्या बात करनी है? अकबर ने कहा छठ परे अकाल की बात क्या करना है? अकाल की बात से पहले ये बताओ संधि कौन कौन कर रहे हो? और अकबर ने इनको बिठा के समझा कि देखो हर साल तो अकाल पड़ते हैं, तुम्हारे पास रुपए पैसे तो वैसे भी है नहीं, और मेरे से लड़ाई करोगे मर जाओगे यार, वरना मैं मेरे वहां आराम से बैठा हूं, तुम यहां आराम से बैठे रहो, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुम मेरे से मत लड़ो, संधियां कर लेते हैं, मिलजुल के लड़ेंगे। इन तीनों के बात हाथों हाथ समझ में आ गई। इन तीनों ने अकबर से संधि कर ली। तो 1570 में अकबर से नागौर में संधि करने वाले 3 बंदे कौन थे? कल्याणमल कहां का है? हरराज कहां का है? उदय सिंह किसका भाई है? कहां का राजा बनना चाहता है? अकबर ने एक बार संधि कर, राजा वाली बात बाद में देखेंगे, उसने कहा साफ कर लो। चंद्रसेन पहुंचा थोड़ा लेट। चंद्रसेन लेट पहुंचा। चंद्रसेन को तो आते ही पता चला गया अकाल की बात है नहीं हो रही, यहां तो किसकी बात हो रही है? और उसे और पता चला कि संधि मेरे से पहले तो भैया कर गए, उदय सिंह कर गए। तो चंद्रसेन ने अकबर से मुलाकात ही नहीं की, बिना मुलाकात की वापस अपने कहां चला गया? भद्राचल। कहां चला गया? अकबर को इस बात पर बड़ा गुस्सा है। उसने कहा मतलब तेरी इतनी औकात, तू यहां आए और मेरे से बातचीत भी ना करे। और अकबर ने कहा गया भाद्राजून पे अटैक किया जाए। अब उसने भाद्राजून पे अटैक किया तो चंद्रसेन इसको खाली करके चला गया सिवाना। कहां चला गया? क्योंकि मारवाड़ के राठौड़ों की शरणस्थली कौन सी? पर अब क्लियर था, अब तक चंद्रसेन सीधा सीधा लड़ नहीं रहा था। चंद्रसेन यूं वेट एंड वॉच की स्थिति में था कि देखते हैं क्या करते हैं। अब 70 में जैसे वो भाद्राजून से सिवाना जाता है, अब क्लियर था उसके सामने कि अब अकबर से मैं लड़ूंगा, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी तथा लगातार संघर्ष किया, वैसे मारवाड़ में वह राजा चंद्रसेन था जिसने मुगलों की सुप्रीमेसी स्वीकार और लगातार उनके खिलाफ लड़ता रहा। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप है। चंद्रसेन क्या मारवाड़ का? वो सिवाना चला गया, फिर अकबर ने सिवाना पर अटैक किया तो आगे पहाड़ पर थे काणुजा, वो काणुजा चला गया, काणुजा पे अटैक हुआ तो पीपड़ूंद की तरफ निकल गया। वो इन पहाड़ों में बैठ के लड़ता रहा और अकबर से हमेशा संघर्ष करता रहा। 1581 के आसपास में जाके हुआ क्या कि चंद्रसेन को जब यहां पर चारों तरफ से घेर लिया इन पहाड़ियों के अंदर, अधीनता मानने के लिए वो तैयार नहीं। अकबर अपनी सेना नहीं छोड़े, वो लगातार सेना भेज ही रहा था। 1581 के आसपास में पाली के अंदर एक जगह पड़ती है सिंचियाई। कौन सी जगह? यहां वो पर वो बैठा हुआ था, 7 वालों ने चंद्रसेन को जहर देके मार दिया था। जैसे संगा को मारा गया था, जैसे राज सिंह को मारा गया था, वैसे 7 वालों ने किसको जहर दे दिया था? तो चंद्रसेन की मृत्यु कहां पर होती है? बात लिखो थोड़ा, मैं साथ साथ में समझाऊंगा, ठीक रहेगा थोड़ा। अच्छा एक बात बता दो, कोई पूछेगा क्या चंद्रसेन ने नागौर दरबार में भाग लिया था? हाँ आया था वो। क्या उसने अकबर से मुलाकात की थी? नहीं। वो अकबर से क्यों मुलाकात नहीं करता? क्योंकि अकबर का झुकाव किधर था? लिखो 1570 ईस्वी में, इन 1570 AD चंद्रसेन ने अकबर के नागौर दरबार में भाग लिया। चंद्रसेन ज्वाइंट नागौर कोर्ट ऑफ अकबर। चंद्रसेन ने अकबर के नागौर दरबार में भाग लिया। चंद्रसेन ज्वाइंट नागौर कोर्ट ऑफ अकबर। चंद्रसेन ने अकबर के नागौर दरबार में भाग लिया। चंद्रसेन ज्वाइंट नागौर कोर्ट ऑफ अकबर। लेकिन अकबर का झुकाव उदय सिंह की तरफ देखकर, लेकिन अकबर का झुकाव उदय सिंह की तरफ देखकर, बट व्हेन ही फाउंड अकबर्स इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स उदय सिंह, बट व्हेन ही फाउंड अकबर्स इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स उदय सिंह, लेकिन अकबर का झुकाव उदय सिंह की तरफ देखकर, बट व्हेन ही फाउंड अकबर्स इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स उदय सिंह, लेकिन अकबर का झुकाव उदय सिंह की तरफ देखकर वह अकबर से बिना मिले ही वापस चला गया। ही लेफ्ट विदाउट मीटिंग अकबर। वह अकबर से बिना मिले ही वापस चला गया। ही लेफ्ट विदाउट मीटिंग अकबर। वह अकबर से बिना मिले ही वापस चला गया। ही लेफ्ट विदाउट मीटिंग अकबर। लाइन चेंज करके लिखो। अतः अकबर ने भाद्राचूर्ण पर आक्रमण कर दिया। सो अकबर अटैक्ड ऑन भाद्राचूर्ण। अतः अकबर ने भाद्राचूर्ण पर आक्रमण कर दिया। सो अकबर अटैक्ड ऑन भाद्राचूर्ण। चंद्रसेन सिवाना चला जाता है। चंद्रसेन मूव टू सिवाना। किधर मूव कर जाता हो? सिवाना। सिवाना बाड़मेर में। चंद्रसेन सिवाना चला जाता है। चंद्रसेन मूव टू सिवाना। चंद्रसेन मूव टू सिवाना। चंद्रसेन सिवाना चला जाता है। कहां चला जाता चंद्रसेन? पिछले 2-4 साल मामला ठीक रहा। 1574 के आसपास में और चंद्रसेन वापस पंगे लेना शुरू करता है। वापस इधर जोधपुर की तरफ अटैक करना शुरू करता है। तो अकबर ने बीकानेर के राजा को चंद्रसेन के खिलाफ भेजा। क्यों? बीकानेर वाले संधि कर गए थे। ये कल्याणमल 17 में संधि कर गए। कल्याणमल का बेटा राजा बना हुआ था और बेटे का नाम था राय सिंह। क्या नाम था? राय सिंह को भेजा। राय सिंह तू जा और तू जाके चंद्रसेन के खिलाफ लड़। कोई पूछेगा आपसे कि 1574 में चंद्रसेन के खिलाफ कौन से सेनापति को भेजा गया था? राय सिंह कहां का राजा? उस समय चंद्रसेन के पास में 2 किले थे, मुख्य रूप से 2 किले उसके पास हुआ करते। एक किला था सोजत का किला। कौन सा किला? एक किला सिवाना।
दो कौन कौन से? सोजत में उसने अपने एक बंदे को छोड़ रखा था, उस बंदे का नाम है कल्ला राठौड़। क्या नाम बंदे का? वो पहले वाला नहीं है, वो 1568 में मर गया। अब हम बात कब की कर रहे हैं? 1500 दूसरा आदमी। सिवाना में उसने अपने जिस बंदे को छोड़ रखा उसका नाम है पत्ता राठौड़। क्या नाम है? पहले वाला नहीं है, वो पत्ता चुंडावत था। ये बंदा कौन है? पत्ता। तो दो किले, एक सोजत का किला किसको दे रखा? चंद्रसेन ने। और सिवाना किला किसको दे रखा? अकबर का सेनापति कौन है? ये कहां का राजा? किसके खिलाफ लड़ने के लिए? चंद्रसेन। पहले उसने अटैक किया सोजत, और सोजत के किले पे कब्जा कर लिया, किसको हरा दिया। अब उसने अगला अटैक कहां पे किया? लेकिन सिवाना किला वो जीत नहीं सका, पत्ता राठौड़ से सिवाना किला छीने नहीं सका। तो राय सिंह ने कौन कौन से दो किलों पे अटैक किए? कौन से किले पे कब्जा किया? कौन से पे नहीं कर सका? सोजत के किले में कौन बंदा था? सिवाना में कौन था? समझ में आएगी बात? देखो 1574 ईस्वी में, 1574 ईस्वी में इन 1574 एडी अकबर ने बीकानेर महाराजा राय सिंह को चंद्रसेन पर आक्रमण के लिए भेजा। अकबर सेंट बीकानेर महाराजा राय सिंह फॉर अटैक ऑन चंद्रसेन। अकबर ने बीकानेर महाराजा राय सिंह को चंद्रसेन पर आक्रमण के लिए भेजा। अकबर सेंट बीकानेर महाराजा राय सिंह फॉर अटैक ऑन चंद्रसेन। अकबर ने बीकानेर महाराजा राय सिंह को चंद्रसेन पर आक्रमण के लिए भेजा। सेंट बीकानेर महाराजा राय सिंह फॉर अटैक ऑन चंद्रसेन। लाइन चेंज करके लिखना। उसने सोजत के किले पर अधिकार कर लिया। सोजत के कोष्टक में लिखना कल्ला राठौड़, ताकि समझ में आएगा कि सोजत का किला किसके पास में था? कल्ला राठौड़। उसने सोजत के किले पर अधिकार कर लिया। ही कैप्चर्ड सोजत फोर्ट। उसने सोजत के किले पर अधिकार कर लिया। ही कैप्चर्ड सोजत फोर्ट। कोष्टक में लिखना कल्ला राठौड़। सोजत के किले पर अधिकार कर लिया। ही कैप्चर्ड सोजत फोर्ट। लेकिन सिवाना के किले पर अधिकार नहीं कर पाया, बट ही कुडंट कैप्चर सिवाना फोर्ट। सिवाना कोष्टक में लिखना पत्ता राठौड़। लेकिन वह सिवाना के किले पर अधिकार नहीं कर पाया, बट ही कुडंट कैप्चर सिवाना फोर्ट। सिवाना के किले पर अधिकार नहीं कर पाया, बट ही कुडंट कैप्चर सिवाना फोर्ट। सिवाना के किले पर अधिकार नहीं कर पाया। कौन से किले पे तो कर लिया उसने? सोजत। कौन से पे नहीं कर पाया? सिवाना है। राय सिंह कल्याणमल का बेटा। आगे बीकानेर पढ़ेंगे तब और समझ में आ जाएगा। कौन से पे कब्जा कर लिया था? सोजत। कौन से पे नहीं कर पाया? तो राय सिंह को तो वापस बुला लिया। सिवाना जीतने के लिए एक नया बंदा भेजा गया, शाहबाज खान। कौन बंदा भेजा गया? और 1576 में शाहबाज खान सिवाना पे कब्जा कर लेता। लिखो 1576 ईस्वी में इन 1576 एडी 1576 ईस्वी में इन 1576 एडी मुगल सेनापति शाहबाज खान ने, मुगल कमांडर शाहबाज खान, मुगल सेनापति शाहबाज खान ने, मुगल कमांडर शाहबाज खान ने सिवाना किले पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड सिवाना फोर्ट। सिवाना किले पर अधिकार कर लिया था, कैप्चर्ड सिवाना फोर्ट। तो कौन सा सेनापति नहीं कर पाया था? राय सिंह। कौन सा सेनापति कर लेता है? शाहबाज खान। किस साल कर लेता है? और हमने पढ़ा था कि सिवाना मारवाड़ वालों की संकटकालीन राजधानी थी, शरणस्थली थी। तो मारवाड़ वालों की संकटकालीन राजधानी जिस मुगल सेनापति ने छीन ली वो कौन है? कौन से साल में छीन ली? इसलिए अकबर को लगा कि संकटकालीन राजधानियां यदि कोई छीन सकता है तो कौन छीन सकता है? शाहबाज खान। उसने कहा कि शाहबाज खान, यदि तू मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी छीन सकता तब मेवाड़ जा। 77, 78, 79 कुंभलगढ़ पे 3 अटैक किए। और उसने कहा कि यदि तू कुंभलगढ़ को ना जीत पाए तो मुंह मत दिखाना। तो फिर पंजाब चला गया था। शाहबाज खान कहां चला गया था? क्योंकि जीत नहीं पाया था उसको, तो लगा आप मरने दो और अपने उधर पंजाब की तरफ चलते। ये सेम शाहबाज खान है, याद रहेगी आपकी बात। पहले उसने सिवाना पे कब्जा किया था और बाद में आक्रमण करने के लिए कहां गया था? कुंभलगढ़ पे। बीच में करता है बेचारा एक बार कब्जा, लेकिन प्रतापन कब्जा वापस छुड़वा लेते हैं उससे। 3 अटैक। कितने अटैक किए थे उसने? 76 वाला साल चंद्रसेन के लिए बुरा साल ही आया था। 76 वाले साल के अंदर एक तो उसको अपना मुख्य किला त्यागना पड़ा। वो किला कौन सा निकल गया उसके यहाँ से? एक उसके साथ दिक्कत हो रही। मैं अभी बता रहा हूं कि 70 में जैसलमेर का राजा अकबर से संधि कर लेता है। हर राज कौन कर लेता है? अब जैसलमेर का हर राज किसका सहयोगी है? और हर राज ने पोखरण पे अटैक कर दिया। किस पे अटैक कर दिया? क्योंकि पोखरण के आसपास वाले इलाके किसी टाइम में उनके पास थे, जैसलमेर वालों के। मालदीव छीन गया था, इसलिए हर राज को लगा मालदीव के खिलाफ तो पार पड़ी नहीं। अब अपने ताकतवर है, अपने साथ अकबर भी है, इसलिए उसने कहां पर अटैक कर दिया? पोखरण। अब चंद्रसेन के सामने 2 दिक्कत, या तो अपनी ताकत अकबर के खिलाफ लगा दे या अपनी ताकत जैसलमेर के खिलाफ लगा दे। अब चंद्रसेन ने सोचा भाई किससे लड़ना है, अकबर से लड़े या जैसलमेर से। और उसके मन से आवाज है कि अकबर से। धूड़ खावनी दोबा भर भर खावनी, दोहरे माथे बैठ रखावनी। धूल खानी हो तो यूं भर भर के धोबे खाई जाए, थोड़ी थोड़ी चुटकी चुटकी क्यों खाई जाए, फिर मिट्टी के टीले पे बैठ के खाई जाए ढंग से। लड़ाई करनी है तो बाद में किससे लड़ेंगे? अकबर से। छोटी मोटी लड़ाइयां
लड़ाई करेंगे तब, बड़ी लड़ाई करेंगे तब याद रखा जाए। या तो ये चंद्रसेन या मुझे याद आते हैं जयमल जी। 1562 में अकबर मेड़ता पे कब्जा कर लेता। जयमल बेरोजगार इधर से, तो जयमल नौकरी करने के लिए जा रहा था मेवाड़। कहां जा रहा था? रास्ते में जिस रास्ते से होके जा रहे थे वहां जंगल था बहुत भयंकर, 40-50 आदमी थे जयमल के साथ, और 40-50 डाकुओं ने घेर लिया। डाकू आए चारों तरफ से, डाकुओं ने जो जो माल मता रख दो यहाँ पे चुपचाप। और जयमल जी के सेनापति ने जयमल जी की तरफ देखा और जयमल जी को देख के कहा कि अठैक बठे, अठैक यहां या वहां, अठैक बठे। और जयमल जी ने कहा बठे। और जैसे जयमल जी ने कहा बठे, सारे सैनिकों ने अपने हथियार डाउन किए, अपने जेब में जो भी पैसे थे वो निकाले और चुपचाप चल पड़े वहां से। वो डाकू ने कहा रुक 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 भाई, तू रुक एक बार रुक यार, तुम 40 लोग थे, हम 40 लोग थे, यदि तुम लड़ाई करते हमसे तो हो सकता है तुम जीत भी जाते, और ढंग के बहादुर लोग लगते हो, और यार हमारे एक धमकी में सब कुछ छोड़ के चल पड़े, कोई बार्गेनिंग भी नहीं की तुमने, और फिर ये क्या बोले थे तुम आपस में? जयमल जी ने कहा छोड़, तू तेरा क्या लेना देना इसे, तू तेरा माल मता संभाल रवाना। उसने नहीं यार ये बात बता के जाओ। जयमल जी ने कहा मेरे सेनापति ने पूछा यहां लड़ना है कि मेवाड़ जाके लड़ना है? अठैक लड़ाई ये लड़नी है या लड़ाई अकबर के खिलाफ मेवाड़ में जाके लड़नी है? मैंने कहा वो, वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इन डाकुओं को सबको मार देंगे यहां पे हम। मैं जयमल ने कहा उस डाकू को कि यदि हम लड़े तो हमारा एक भी नहीं मरेगा, तुम सबको मार देंगे। क्या फर्क पड़ता है इससे? अकबर के मारेंगे, युगों युगों तक याद किए जाएंगे कि अकबर के खिलाफ जयमल मेड़तिया लड़के आया था। इसलिए जिंदगी की लड़ाइयां बड़ी होनी चाहिए। ये जो तुम देते हो ना ग्राम सेवक पटवारी, जिंदगी ये है, लेब असिस्टेंट का एग्जाम दूंगा सर, कंप्यूटर अनुदेशक का दे के आ रहा हूं, तो अठ है। या तो ये छोटे छोटे चिंदी चोरियां कर ली जाए या फिर बड़ी लड़ाई लड़ ली जाए। बड़ी लड़ाई लड़ोगे तो जीवन में और अच्छे संघर्ष करने के मौके मिलेंगे, वरना ये छोटी लड़ाइयां लड़ोगे, अपनी पूरी एनर्जी इनके अंदर लगा दोगे तो इन तक सीमित हो जाओगे। कल ये कोई बच्चे के मम्मी पापा और लेके आए थे कि सर आपकी स्टूडेंट है पुरानी, इस बार मेंस लिखा है, पटवारी में सिलेक्शन हो गया, और ये करिए मुझे पटवारी ज्वाइन नहीं करना, नहीं लगना पटवारी। सर आप बताओ क्या करवाना चाहिए? वेरी गुड, ऐसे डिसीजन कौन कौन ले पाता है? नहीं करना चाहिए। सर आगे नहीं हुआ तो पटवारी के भरोसे कौन सी जिंदगी कट रही है? पहले से क्यों मान के चला जाए कि नहीं होगा तो? फिर तो पैदल चलते हुए एक्सीडेंट हो जाए तो हेलमेट लगा लगा के चलते हो गया। जिंदगी बड़ी यार, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे डेरिंग डिसीजन भी कितने लोग ले पाते हैं कि नहीं करनी छोटी मोटी नौकरियां, लगेंगे तो RSIS लग जाएंगे, नहीं लगेंगे तो और देखेंगे, जब होगा तब का तब देखेंगे। पहले तो अपनी पूरी एनर्जी जिस उद्देश्य के लिए उस उद्देश्य पे लगाई जाए। पहले अपनी एनर्जी को क्यों इन छोटे एग्जाम के अंदर खत्म कर दिया जाए? ये एग्जाम, उस लड़की ने बहुत अच्छी बात हुई, उसने सर मैंने कहा घर वालों को, और मम्मी पापा तो फिर भी मेरे साथ है, बाकी समाज वाले जो लोग हैं वो बाद में कहते रहते हैं कि ये छोड़ दिया तो बाद में नौकरी मिलेगी नहीं। और मैंने इनको कहा कि ये नौकरी तो मुझे कभी भी एग्जाम दिला देना, मैं ले लूंगी। ये पटवारी ग्राम सेवक टाइप की नौकरी आपको करानी हो तो भले 10 साल बाद में मेरे से पढ़ाई छुड़वा के भी कभी एग्जाम दिलाओगे ना तो कर लूंगी मैं। पर सर RS वाली तो बाद में तैयारी नहीं हो पाएगी ढंग से, उसके लिए तो पूरा डेडिकेशन के साथ ही देना पड़ेगा। हाँ बात तो तुम्हारी सही है सर, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। वेरी गुड, तुम जयमल जी हो, तुम जानती हो कि लड़ाई अठै करनी है या बठै करनी है। लड़ाई वो है तो आप लोग भी ये चिंदी चोरी वाला एग्जाम मत भरा करो रे। मैं बात देखता हूं RS का बेच फुल भरा हुआ बेच एकदम, और थोड़े दिनों बाद बेच में संख्या कम। कहां गए रे सर सब लोग, कहां गए? सर LDC की भर्ती है सर, हाई कोर्ट में LDC आ गया, कोई कहता RPC में LDC की भर्ती आ गई। ये एग्जाम देते हो, इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे, नहीं दोगे? अरे ये कई बात में करते हैं B.Ed, उनका तो मेरे और नहीं समझ में आया कि कोई B.Ed कैसे कर सकता है। वो बात देता रीट, तो मैं ये बच्चे तुम्हारे पास अब रीट जैसे एग्जाम, दुनिया में कुछ भी बनना लेकिन मास्टर नहीं बनना है। मैं मास्टर लगता हूं आपको? मैं कहां मास्टर हूं, बाएं चढ़ाए हुए हैं, दाढ़ी बड़ी भी। मास्टर जी वो होते हैं ऊपर तक एकदम बटन बंद किए हुए, इनसेटिंग किया हुआ है, यहाँ पे 2 पेन टांगे हुए, एक लाल अलग एक नीला अलग, दहाप के कंजूस होते हैं, उस टाइप वाले एकदम मास्टर जी होते हैं। तो वो वाले मास्टर जी नहीं बनना अपने, एकदम तैयारी करनी तब ढंग से ही करनी, और ढंग से तैयारी करता है तब बंदे का सिलेक्शन ही हो जाता है उसमें। तो वो बात है। तो चंद्रसेन जी के पास में 2 चांस थे कि या तो पोखरण में जाके जैसलमेर वालों से लड़ ले या किसी के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखे। चंद्रसेन ने बड़ा दिमाग लगाया यहाँ पे। अकबर से उस समय जो उसकी लड़ाई चल रही थी उसमें पैसे की आवश्यकता, और उसके पास पैसे नहीं थे। उसने जैसलमेर का राजा हर राज पोखरण का किला घेर के बैठा है। जैसलमेर का कौन सा राजा अटैक करना चाहता था? उसने हर राज के पास समाचार किया कि हर राज यदि लड़ाई करूंगा ना तो मैं तेरे को पोखरण का किला जल्दी से लेने तो नहीं दूं, क्या पता तू कब्जा तो कर ले, पर इतना जल्दी भी नहीं कर पाया। तेरे भी मरेंगे मेरे भी मरेंगे। एक ऑफर देता हूं दूसरा, मैं पोखरण किला बेच रहा हूं, खरीद ले। किला चाहिए तेरे को? मैं किला वैसे बेच रहा हूं, सस्ता बेच रहा हूं, 1 लाख रुपए में।
कितने रुपए में? हर राज को लगा हर सस्ता ही मिल रहा है, उसने पोखरण का किला जैसलमेर वालों को दे दिया, उसे 1 लाख रुपए से कहा सेना बनाओ और अकबर से लड़ेंगे, अपने पास रुपए तो है कम से कम। तो 1576 में उसे एक किला बेचना पड़ गया था। कौन सा किला बेचना पड़ गया? कितने रुपए में? फदिये, उस समय एक सिक्का चलता फदिये, तो 1 लाख फदिये में किला बेचना पड़ा। किसको बेचना पड़ा? हर राज। किसको बेचना पड़ा? इसे दो बात पता चलती है। एक बात तो यह कि उसके उद्देश्य बड़े ऊंचे हैं, कि अपने को मोटे गोल अचीव करने, छोटे मोटे गोल के चक्कर में नहीं पड़ना है। दूसरी बात है कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसकी आर्थिक स्थिति, इसलिए उसको किला बेचना पड़ रहा है। लिखो 1576 ईस्वी में, इन 1576 एडी, 1576 ईस्वी में, इन 1576 एडी, चंद्रसेन को पोखरण किला जैसलमेर के हर राज को बेचना पड़ गया था। चंद्रसेन को पोखरण किला जैसलमेर के हर राज को बेचना पड़ गया था। चंद्रसेन had to sell Pokhran fort to हर राज ऑफ जैसलमेर। चंद्रसेन had to sell Pokhran fort to हर राज ऑफ जैसलमेर। चंद्रसेन को पोखरण किला जैसलमेर के हर राज को बेचना पड़ गया था। चंद्रसेन had to sell Pokhran fort to हर राज ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर के हर राज को बेचना पड़ गया था। किसको बेचना पड़ गया? अब आपके पास में मुख्य किला जो जहां पे रह के आप रक्षा कर सकते हो, लड़ाई कर सकते हो, वो किला कौन सा? सिवाना। अब आपके हाथ से सिवाना तो निकल गया। तो बाद में चंद्रसेन यहां से कई दिन जाता है डूंगरपुर। डूंगरपुर में किसके पास शरण लेता है? वो लिखवाया, वापस रिपीट करवाने की आवश्यकता नहीं। फिर उसे लगा ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, थोड़ा धमाका करते हैं। तो वो उधर मुगलों के मालवा में एक जगह पड़ती है रामपुरा। कौन सी जगह थी? अपने पढ़ते हैं वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। तो रामपुरा मालवा में पड़ता, और मालवा में धन था खूब सारा। वो उधर मुगलों के मालवा पे अटैक कर देता है। उनका मुगल अपने मारवाड़ पे अटैक कर रहे हैं, अपने को मारवाड़ से बाहर निकलना पड़ गया, तो अपने कहां अटैक करते हैं? रामपुरा पे अटैक कर। रामपुरा में मुगलों का एक सेनापति मारा उसने, जलाल खान। कौन सा सेनापति मारा? लिखो रामपुरा क्षेत्र में, इन रामपुरा रीजन, मालवा में उधर जगह पड़ती, रामपुरा क्षेत्र में, इन रामपुरा रीजन, चंद्रसेन ने मुगल सेनापति जलाल खान को मार दिया था। चंद्रसेन किल्ड मुगल कमांडर जलाल खान। चंद्रसेन ने मुगल सेनापति जलाल खान को मार दिया था। चंद्रसेन किल्ड मुगल कमांडर जलाल खान। चंद्रसेन ने मुगल सेनापति जलाल खान को मार दिया था। चंद्रसेन किल्ड मुगल कमांडर जलाल खान। कौन से सेनापति को मार दिया था? जलाल खान को मार दिया था। किसने? चंद्र। अब वहां से रुपए मिले इसको, मालवा से रुपए मिले। इधर वापस आता है, इधर आके अजमेर पे कब्जा कर लेता है। 1581 के आसपास में इसने मुगलों से अजमेर छीन लिया। क्या छीन लिया? तो अजमेर छीन लिया। इसका मतलब चंद्रसेन वापस कमजोर हो रहा है, ताकतवर हो रहा है? ताकतवर होता जा रहा है। पर मैं हमेशा आपको कहता हूं कि इतिहास के अंदर आजकल सन और डेट पूछने बंद हो गए, पर फिर भी जो इतिहास का विद्यार्थी होता है उसको सन से खेलने में मजा ही आता है। मैं जब ये देखता हूं कि यार 1581 में चंद्रसेन मुगलों से क्या छीन लेता है? अजमेर। क्या छीन लेता है? 1582 में महाराणा प्रताप दिवेर के युद्ध में पूरी मुगल सेना को मार देता है। 1583 में सुल्तान दत्तानी के युद्ध में फिर पूरी मुगल सेना को मार देता है। तो मुगलों के समझ में तो आ रहा था ना कि पार नहीं पड़ेगी। 3 साल लगातार 3 डिफीट है। मारवाड़ के चंद्रसेन से मुगल अजमेर में आ रहे हैं, मेवाड़ के प्रताप से वो दिवेर में भयंकर ढंग से हार के जा रहे हैं, सुल्तान से दत्तानी के युद्ध के अंदर वो हार के जा रहे हैं। 81, 82, 80। इसलिए बाद में मुगलों ने इधर प्रयास करने क्या कर दिए, पर चंद्रसेन के लिए दुर्भाग्य रहा। उसने अजमेर जीता, उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक हुई, वो पाली बैठा है। पाली के अंदर यहां पर एक पहाड़ियां थी, सारण की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां थी? सारण की पहाड़ियां थी। सारण की पहाड़ियों में एक गांव था, उस गांव का नाम था सिंचियाई। कौन सा गांव है? इस सिंचियाई गांव के अंदर बैठा। अब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि यार अब और कहां अटैक करें, कहां पे अटैक करके मुगलों से कौन से इलाके अपने वापस छीने। तभी साथ वालों सबने कहा कि यार अटैक तो कर लेंगे, पर अपने भाइयों में भी फूट है, राठौड़ों में भी फूट पड़ी है, और थोड़ी इस फूट को दूर करते हैं। अपने जो भाई बंधु नाराज है उनकी नाराजगी को दूर करके साथ लाते हैं कि दुश्मन से लड़ाई करनी हो तो घर में लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए। आप तो कौन नाराज है? तो चंद्रसेन का एक सेनापति था, इन दिनों चंद्रसेन से नाराज चल रहा था, बेरीसाल। क्या नाम था? बेरीसाल नाम का सेनापति के साथ बेरीसाल नाराज अपने से। तो चंद्रसेन का क्या करना पड़ेगा? तो क्या बेरीसाल के घर पे जाके खाना खा लो तो बेरीसाल राजी हो जाएगा। तो चंद्रसेन किसके घर पे खाना खाने के लिए गया? बेरीसाल ने जहर दे दिया। बेरीसाल नाराज चल ही रहा था, उसके मन में खुन्नस थी किसी ना किसी बात को लेके, तो मार देता है चंद्रसेन को। चंद्रसेन कौन से गांव में मृत्यु होती है? कौन सी पहाड़ियों में पड़ता है? कौन से साल की बात है? 1581। लिखो 1581 ईस्वी में, इन 1581 एडी, 1581 ईस्वी में सारण की पहाड़ियों में, इन सारण हिल्स, सारण की पहाड़ियों में, इन सारण हिल्स, चंद्रसेन की सिंचियाई नामक गांव में मृत्यु हो गई थी। चंद्रसेन डाइड एट विलेज नेम्ड सिंचियाई। पाली में पड़ता है। चंद्रसेन की सिंचियाई नामक गांव में मृत्यु हो गई थी। चंद्रसेन डाइड एट विलेज नेम्ड सिंचियाई।
चंद्रसेन की सिंचियाई नामक गांव में मृत्यु हो गई थी। चंद्रसेन डाइड एट विलेज नेम्ड सिंचियाई। चंद्रसेन की है नहीं लिया, मैंने उस दिन बताया था, इसका मतलब तूने सुनी नहीं मेरी बातें ढंग से। हाँ हाँ पहले अभी 2 मिनट रुक जा, बताते हैं। अच्छा, तुम्हारा सवाल तो है कि भाई चंद्रसेन ने हल्दी घाटी युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया। मैंने दिन पहले ही आपको बताया था, आपने सुनी नहीं इसका बातें ढंग से। मैंने कहा था प्रताप के टाइम में अपने सारे राजा आपस में मिले हुए थे, पर इनकी सबकी प्लानिंग ये थी कि एक जगह नहीं लड़ेंगे, अपनी अपनी जगह पे लड़ो, क्योंकि एक जगह लड़ेंगे तो पूरी मुगल फौज एक जगह भेज के सबको हरा देंगे। खानवा में लड़े थे, इसलिए प्लानिंग चेंज। डूंगरपुर वाला डूंगरपुर में लड़े, बांसवाड़ा वाला बांसवाड़ा में लड़े, मेवाड़ वाले मेवाड़ में लड़े, मारवाड़ वाला मारवाड़ में, जालोर वाला जालोर में, सिरोही सिरोही में, इडर इडर में, पूरा ब्लॉक कर दिया था। और इसीलिए मुगलों के लिए दिक्कत हुई थी। एक जगह लड़ते तो मुगल कहीं लड़वा लेते। अगलों के पास में खूब सारी लंबी चौड़ी फौज पड़ी थी, आप कितने भी लेके आते तो भी वो जीतते, या कितने भी लेके आते तो भी उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा नहीं। भाई अकबर के पास तो पूरे भारत की फौज थी, पर आप अलग अलग जगह पे जब लड़ोगे तो वो कहां कहां केंद्र पे ध्यान देंगे, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, इनके अंदर फंस के रह गए थे बाद में। तो कौन से गांव में मृत्यु हो जाती है? सिंचिया गांव। कब होती है, कौन सी जगह पे पड़ता है? एक लाइन लिखो। चंद्रसेन ने आजीवन चंद्रसेन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चंद्रसेन डिड नॉट एक्सेप्ट सुपरमेसी ऑफ अकबर। चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चंद्रसेन डिड नॉट एक्सेप्ट सुपरमेसी ऑफ अकबर, तथा वह आजीवन संघर्ष करता रहा था, एंड ही स्ट्रगल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। तथा वह आजीवन संघर्ष करता रहा था, एंड ही स्ट्रगल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। तथा वह आजीवन संघर्ष करता रहा था, एंड ही स्ट्रगल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। लिखो चंद्रसेन की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ चंद्रसेन। थोड़ी जगह छोड़ देना, गया ना, लेफ्ट में लिखना पूरा। क्या क्या नाम बताओ देखे? मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। मैं नीचे वाले से शुरू करता हूं। लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है? मारवाड़ का। जब हम कहते हैं कि ये प्रताप की तरह ही लड़ा था, इसने आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं की थी, फिर भी प्रताप को भारत का बंदा बंदा जानता है। चंद्रसेन को राजस्थान में लोग नहीं जानते, राजस्थान छोड़िए पूरे जोधपुर में नहीं जानते चंद्रसेन। आप पूरा जोधपुर घूम लीजिए, चंद्रसेन के नाम पे एक भी सर्किल नहीं है। चंद्रसेन की एक भी मूर्ति पूरे जोधपुर के अंदर आपको नहीं मिलेगी। चंद्रसेन के नाम पे जोधपुर में कोई रोड नहीं मिलेगी। चंद्रसेन के नाम पर जोधपुर में कोई महल नहीं मिलेगा। तो वो मारवाड़ में भुला दिया गया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? मारवाड़ का भुला। पर सवाल ये कि क्यों भुला दिया गया उस आदमी? हुआ क्या कि प्रताप के मरने के बाद में क्या मेवाड़ वालों ने लड़ाई रोक दी थी? अमर सिंह वैसे वैसे लड़ाई करता है, अमर सिंह अपना संघर्ष जारी रखता है। और अमर सिंह के टाइम में यदि 1615 में जाके लड़ाई थोड़ी बंद भी हो गई थी, तो करण सिंह जगत सिंह दो छोड़ दो, उसके बाद तो वापस लड़ रहे थे। और मैंने कहा था करण सिंह जगत सिंह के टाइम में भी ये मुगलों के खिलाफ ही थे, कि करण सिंह वाले टाइम में खुर्रम जहांगीर के खिलाफ लड़ रहा है, और उसमें मेवाड़ वाले खुर्रम की सहायता कर रहे थे, जहांगीर की नहीं कर रहे थे। ये मुगल बादशाह खिलाफ लड़ाई है, और अपने आप में क्या है। जगत सिंह के टाइम में चित्तौड़ किले की मरम्मत का काम शुरू हो ही गया था, राज सिंह बड़े तौर पे शुरू करवा देता उसको। तो एक तो इन्होंने अपना संघर्ष बंद किया ही नहीं, वो संघर्ष लगातार चलता रहा। फिर महाराणा प्रताप के बाद राजा कौन बना? उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, लगातार वही पीढ़ी चलती रही, पीढ़ी चेंज नहीं हुई। इसलिए जो अमर सिंह राजा बना तो उसने अपने पिता के बारे में किताब लिखो रहे, मेरे पिताजी ने ये काम किए थे। कर्ण सिंह बना तो उसने वापस का लिखो, मेरे दादाजी ने ये काम की। जगत सिंह बना तो वापस का, वो जगदीश मंदिर वाली प्रशस्ति लिखी गई तो लिखो इसमें हल्दीघाटी युद्ध में हम जीते थे। राज सिंह बना तो वापस का, राज प्रशस्ति वापस लिखो, हल्दीघाटी युद्ध में हम जीते थे। लगातार आगे आने वाली पीढ़ियों ने प्रताप के संघर्ष को याद रखा, कहा हम वैसे ही लड़ेंगे जैसे स्ट्रगल किसने किया था? प्रताप। इसलिए प्रताप जिंदा रहे। यहां मारवाड़ में कंडीशन दूसरी भी। यहां चंद्रसेन के मरते ही राजा बनता है चंद्रसेन का भाई उदय सिंह। राजा कौन बनता है? और उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी 1570 नागौर दरबार में। कब स्वीकार कर ली थी? नागौर दरबार। अब बताओ, उदय सिंह जो कि अकबर का सहयोगी है, क्या एक भी किताब लिखवाएगा जिसमें चंद्रसेन को महान बताया जाएगा?
और यदि वो ऐसी किताब लिखवाए कि भाई चंद्रसेन एक महान राजा था, तो लोग पूछेंगे भाई किस बात का महान था? अरे उसने अकबर के खिलाफ लड़ाई की थी। अच्छा, वे लोग जो अकबर के खिलाफ लड़ाई करते हैं वो क्या होते हैं? महान। फिर तो कोई उदय सिंह से पूछ ले, तू लीचड़ों का सरदार है, तूने लड़ाई नहीं की बाद में, तूने तो अकबर से अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब उदय सिंह के बाद उदय सिंह का बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता वो बने, क्या वो चंद्रसेन के बारे में अच्छी बातें लिखवा पाएंगे? इसलिए चंद्रसेन का संघर्ष किताबों में है ही नहीं। किसी को पता ही नहीं है कि चंद्रसेन ने क्या किया था और क्या नहीं किया था। इसलिए चंद्रसेन को मारवाड़ की जनता धीरे धीरे क्या हो गई? भूल गई। चंद्रसेन कब मरता है? 1581। राजा बन गया चंद्रसेन का भाई उदय सिंह। तो चंद्रसेन के बेटे पोते कहां गए? चंद्रसेन का बेटा था राय सिंह। कौन था? उसे लगा कि यार जोधपुर का राजा तो बन गया, जोधपुर राजा तो मेरा ताऊ बन गया, तो वो तो खुद ही अकबर के पास चला गया था। दत्ताने के युद्ध में राय सिंह अकबर का सेनापति है। किसका सेनापति है? तो पीछे आने वाली खुद की पीढ़ियां, खुद के भाई, वो सारे जब अकबर के सहयोगी बन गए थे, तो चंद्रसेन के बारे में कौन तो लिखेगा और चंद्रसेन के बारे में कौन जानेगा? तो चंद्रसेन मारवाड़ में क्या कर दिया गया? भुला दिया गया। ये तो क्या हुआ? आजादी के आसपास में जोधपुर के राजाओं ने एक राइटर को बुलाया कि तू हमारी हिस्ट्री लिख। उस राइटर का नाम था विश्वेश्वर नाथ रेऊ। क्या नाम था? विश्वेश्वर नाथ रेऊ, BN रेऊ। क्या नाम बताओ? देखे, विश्वेश्वर नाथ रेऊ। रेऊ यहां पर इतिहास लिखने के लिए आए। कौन से रियासत का इतिहास लिखने के लिए आए? और रेऊ ने जब हिस्ट्री की बुक्स पढ़नी शुरू की तो उन्होंने कहा यार तुम्हारा सबसे महान राजा चंद्रसेन है, और इसने उसी प्रकार प्रताप से लड़ाइयां, उसी प्रकार अकबर से लड़ाइयां लड़ी थी जैसे किसने लड़ी थी। और उस आदमी ने पहली बार कहा कि तुम्हारा चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप है। अब प्रताप के संघर्ष के बारे में तो सब जान रहे थे, चंद्रसेन का संघर्ष तो पता ही 1940 के आसपास चल रहा है, तो तुलना पुराने वाले से करनी पड़ेगी, है ना? कि भाई पुराने टाइम में जिसको जानते हैं उसी से तुलना की जाती है। सब लोग किसको जानते हैं? प्रताप को। अब चंद्रसेन का आज पता चल रहा है, तो यार चंद्रसेन उसी प्रकार का है जैसे कौन लड़ा था? प्रताप। इसलिए चंद्रसेन को क्या कहा जाए? मारवाड़ का, क्या कहा जाए? मारवाड़ का प्रताप। आई बात सुन, तो मारवाड़ का प्रताप करने वाला बंदा कौन है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ। फिर किसी ने जो तू बात कर रहा है वो बात की, किसी ने कहा साहब पर प्रताप तो राजा बने 1572 और वो तो 1570 से लड़ने लग गया था, नागौर दरबार के बाद उसकी लगातार लड़ाई है। तो हमने कहा कि वो प्रताप का, अग्र का मतलब आगे, गामी का मतलब चलने वाला, आगे आगे चलने वाला, वो गाइड है, वो पायनियर है प्रताप का इस मामले। वो प्रताप को मार्ग दिखा रहा है कि कैसे कैसे आगे चलना है। तो प्रताप को भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि जैसे चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की, वैसे मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। जैसे चंद्रसेन लड़ रहा है वैसे ही मैं लड़ लूं। वैसे भी प्रताप की बहन की शादी चंद्रसेन के साथ हो रखी थी, ये साले बनी हुई थी आपस में, इसलिए वो राजतिलक समारोह में भी वहां पर गया हुआ था। स्वाभाविक बात है, राजतिलक समारोह में गया होगा तो वहां पर बातचीत भी होगी। और चंद्रसेन ने खूब टाइम अपना मेवाड़ में काटा है, क्योंकि अब मारवाड़ के अंदर पहाड़ तो थे ही नहीं, तो मारवाड़ के अंदर लोकेशन ली नहीं जा सकती लड़ाई की। तो जब यहाँ सिवाड़ान छूट गए थे तो डूंगरपुर जाने से पहले कई दिन तक वो कहां रुका था? वो मेवाड़ रुका है कई दिन, वो सिरोही रुका है यहाँ पे, बाद में डूंगरपुर की तरफ गया था। डूंगरपुर वाला आरपीसी सवाल पूछती है इसलिए अपने लिखवा देते हैं, बाकी वाले आरपीसी सवाल नहीं पूछती इसलिए लिखवाते नहीं। बाकी इनके बीच में गजब का गठबंधन था, ये सब लोग इतने ढंग से मिले हुए थे इसलिए मुगलों को राजस्थान में सफलता नहीं मिल रही थी। तो ये लिख लो आगे, विश्वेश्वर नाथ रेऊ के अनुसार मारवाड़ का प्रताप जो लिखा है इसके आगे लिख लो विश्वेश्वर नाथ रेऊ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू BN रेऊ। मारवाड़ का प्रताप वाली जो उपाधि है, हाँ, जोधपुर। तो धाम कहां पड़ता है मेरे को तो पता नहीं, नहीं ये तो जोधपुर में। विश्वेश्वर नाथ रेऊ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू BN रेऊ। कौन सी उपाधि? तो अब कोई पूछेगा चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप किसने कहा था? तो किसने कहा था? विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने कहा था। चलो, अब इसका मतलब मारवाड़ का प्रताप का प्रताप में चंद्रसेन में समानता है, तो लिखो प्रताप और चंद्रसेन में क्या समानता है? हाँ, खड़े होगे ऐसे सुनेगा नहीं। मारवाड़ का बोला बस, देखो चंद्रसेन तथा प्रताप में समानता है, सिमिलरिटीज बिटवीन चंद्रसेन एंड प्रताप। चंद्रसेन तथा प्रताप में समानता है, सिमिलरिटीज बिटवीन चंद्रसेन एंड प्रताप। कि क्या क्या दोनों के बीच में सिमिलरिटीज है, क्या क्या समानता है? तो सीधा सीधा दिख रहा है एक समानता तो अपने को कि दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार, लिख लो, दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बोथ ऑफ देम डिड नॉट एक्सेप्ट अकबर सुपरमेसी। दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बोथ ऑफ देम डिड नॉट एक्सेप्ट अकबर सुपरमेसी। दोनों पहाड़ों में बैठ के लड़े थे, वो उधर सिवाना की तरफ चला गया था, प्रताप इधर कुंभलगढ़ की तरफ आ गए थे। पहाड़ों में लड़ने के तरीके को क्या बोलते हैं? छापामार। क्या बोलते हैं? लिखो, दोनों ने छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया था। दोनों ने छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया था। बोथ ऑफ देम एडॉप्टेड गुरिल्ला टैक्टिक ऑफ वारफेयर। गुरिल्ला टैक्टिक ऑफ वारफेयर, दोनों ने छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया था। बोथ ऑफ देम एडॉप्टेड गुरिल्ला टैक्टिक ऑफ वारफेयर। गुरिल्ला युद्ध बोलते हैं, गुरिल्ला टैक्टिक ऑफ वारफेयर, छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया था। हमने पढ़ा था कि दोनों के भाई खिलाफ है,
राम और उदय सिंह दोनों किसके पास चले गए? अकबर। उधर जगमाल, जगमाल किधर चला गया था? अकबर के पास, वो भी चला गया था। लिखो दोनों को अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा था, दोनों को अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा था। बोथ ऑफ देम हैड टू फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम देयर ब्रदर्स, बोथ ऑफ देम हैड टू फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम देयर ब्रदर्स, दोनों को अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा था। बोथ ऑफ देम हैड टू फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम देयर ब्रदर्स। लिखो जैसे, लिख लेते हैं किस किसने विरोध किया। जैसे लाइक जगमाल ने प्रताप का विरोध किया, जगमाल अपोज्ड प्रताप, जगमाल ने प्रताप का विरोध किया, जगमाल अपोज्ड प्रताप। तथा राम व उदय सिंह ने चंद्रसेन का विरोध किया, एंड चंद्रसेन वाज अपोज्ड बाय राम एंड उदय सिंह। तथा राम व उदय सिंह ने चंद्रसेन का विरोध किया, एंड चंद्रसेन वाज अपोज्ड बाय राम एंड उदय सिंह। चंद्रसेन वाज अपोज्ड बाय राम एंड उदय सिंह। अच्छा देखो, अकबर ने चित्तौड़ पे कब्जा कर रखा था, उदयपुर पे कब्जा कर लिया, गोगुंदा पे कब्जा कर लिया, बीच में थोड़े टाइम के लिए उसका कब्जा कुंभलगढ़ पे भी हो गया था। तो क्या प्रताप ने अधीनता स्वीकार कर ली? इधर आपके सिवाना पे कब्जा हो गया, उधर सोजत पे कब्जा हो गया, पोखरण वाला किला त्यागना पड़ गया, जोधपुर पे कब्जा है, भादराजुन पे कब्जा है, तो चंद्रसेन ने अधीनता स्वीकार कर ली। तो दोनों के बड़े राज्य पर अकबर ने कब्जा कर लिया, लेकिन फिर भी दोनों ने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा। लिखो दोनों के अधिकतर राज्य पर अकबर ने अधिकार कर लिया था। मोस्ट ऑफ दियर टेरिटरी वर कैप्चर्ड बाय अकबर, दोनों के अधिकतर राज्य पर अकबर ने अधिकार कर लिया था। मोस्ट ऑफ दियर टेरिटरी वर कैप्चर्ड बाय अकबर। मोस्ट ऑफ दियर टेरिटरी वर कैप्चर्ड बाय अकबर। लेकिन थोड़ी सी भूमि के बल पर उन्होंने अकबर का सामना किया, लेकिन थोड़ी सी भूमि के बल पर उन्होंने अकबर का सामना किया। बट दे कन्फ्रंटेड अकबर फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ लैंड, लेकिन थोड़ी सी भूमि के बल पर उन्होंने अकबर का सामना किया। बट दे कन्फ्रंटेड अकबर फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ लैंड, थोड़ी सी भूमि के बल पर दोनों ने अकबर का सामना किया। एक बार दोनों को अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी थी। चंद्रसेन का तो मैंने बताई दिया, डूंगरपुर वाला साफ साफ अपने को बताइए। प्रताप कई दिन तक बांसवाड़ा रहे थे। बांसवाड़ा में एक मैदान है, 56 का मैदान। कौन सा मैदान है? मही नदी वहां जो मैदान बनाती है, उस मैदान का नाम क्या है? तो इस मैदान के अंदर रहे थे। देखो दोनों को अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी थी। बोथ ऑफ देम हैड टू टेक शेल्टर इवन आउटसाइड देयर स्टेट्स, दोनों को अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी थी। बोथ ऑफ देम हैड टू टेक शेल्टर इवन आउटसाइड दियर स्टेट्स, दोनों को अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी थी। जैसे लिखो, जैसे प्रताप ने 56 के मैदान में शरण ली थी। 56 का मैदान बांसवाड़ा में, प्रताप टुक शेल्टर इन प्लेन ऑफ 56। माही नदी मैदान बनाती है, प्लेन बनाती है। प्रताप ने 56 के मैदान में शरण ली थी। प्रताप टुक शेल्टर इन प्लेन ऑफ 56। तथा डूंगरपुर के राजा आस्करण ने चंद्रसेन को शरण दी, एंड डूंगरपुर किंग आस्करण गिव शेल्टर टू चंद्रसेन। तथा डूंगरपुर के राजा आस्करण ने चंद्रसेन को शरण दी। चंद्रसेन तथा डूंगरपुर के राजा आस्करण ने चंद्रसेन को शरण दी। बाकी कल पढ़ेंगे।